नॉर्मली स्टॉक इससे नीचे नहीं जाएगा। तो मिनिमम लेवल को ही सेफ्टी लेवल भी बोल सकते हैं, बफर स्टॉक जैसा नाम भी यूज कर सकते हैं, सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक। ये क्या बताता है कि नॉर्मली स्टॉक विल नॉट गो बिलो दिस लेवल। नॉर्मली स्टॉक विल नॉट गो बिलो दिस लेवल। ये फिर हमारा रहता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल नॉर्मली स्टॉक विल नॉट गो अबाउ दिस लेवल। नॉर्मली स्टॉक इसके ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक। अब अपन ने देखा कि अपने को कोई भी कैलकुलेशन करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो क्योंकि ये इन्वेंट्री यानी स्टॉक का लेवल है, तो बट नेचुरली तो रोज बदलता होगा। ये तो ऐसा उतार चढ़ाव चलता रहता होगा, बराबर। मिनिमम और मैक्सिमम ने एक तरह से दो लिमिट बना दी है कि नॉर्मली स्टॉक मिनिमम से नीचे जाने के चांस नहीं रहेंगे। क्या बोला? नॉर्मली, मतलब कभी कभी जा सकता है, पर जनरली वो नॉर्मल के नीचे नहीं जाएगा। और मैक्सिमम एक तरह से है कि वो भी अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कभी क्रॉस नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर नहीं जाएगा, पर इस बीच में बदलता रहेगा स्टॉक। तो हमको कोई कैलकुलेशन करना है, कुछ करना है, तो हमको तो एक नंबर चाहिए जो पूरे पीरियड को रिप्रेजेंट कर सके, बराबर। उसी के लिए फिर अपन एवरेज स्टॉक की बात करते हैं। एवरेज लेवल, अभी लेवल बोलो या स्टॉक बोलो, तो एवरेज स्टॉक बोलो, मिनिमम स्टॉक बोलो, मैक्सिमम स्टॉक बोलो, बराबर। तो मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक भी बोल सकते हैं, एवरेज लेवल एंड एवरेज स्टॉक। अब ये एवरेज स्टॉक एक तरह से बस अपने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर हो गया कि ऑन एन एवरेज आपका स्टॉक इतना रहता है। इसको कैलकुलेट कैसे करना अभी मैंने किसी पे भी बात नहीं किया, अभी मैं सिर्फ उनका नाम बता रहा हूँ आपको, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और रहेगा जिसको, ये चार कॉमन है, लेकिन इसके अलावा एक और जिसको बोलते हैं डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल क्या होता है वो भी अपन बाद में देखेंगे। यानी ये एक क्या रहता है, सीरियस सिचुएशन बता रहा आपको, इसीलिए तो अपन ना वर्ड यूज करें, डेंजर लेवल है। तो ये एक ज़्यादा सीरियस सिचुएशन बताएगा। ये जो सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक है, ये कॉमनली मिनिमम स्टॉक को ही बोला जाता है, बट कभी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि उसने मिनिमम स्टॉक की जानकारी अलग, सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक के लिए कुछ अलग दिया है, तो आप उसको अडॉप्ट करो। अदरवाइज ये एक ही वर्ड है, मिनिमम स्टॉक को ही हम सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा जब आप उसकी थोड़ी आइडिया बनाओगे। अब इसके लिए कि ये बार बार जो लेवल आपका बदलता रहता है, तो ये सब, ये लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो टर्म और काम के हैं। एक है या लीड टाइम, इसको डिलीवरी टाइम भी बोल सकते हैं आप। लीड टाइम, डिलीवरी टाइम।
तो लीड टाइम या डिलीवरी टाइम क्या है कि भाई जब आप परचेस की एक्शन शुरू करते हो कि भाई माल खरीदना है, कैसे शुरू होती बताया था कि स्टोर डिपार्टमेंट एक रिक्विजिशन बना के बोलेगा कि भाई हमको ये आइटम चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट इन्वेंट्री को देखता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको मालूम है कि यार ये माल खत्म होते आया, बराबर। तो वो रिक्विजिशन बना करके परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा कि भाई मुझे ये वाला आइटम खरीद के दो, यानी वहां से परचेस की एक्शन शुरू हो गई। अब आप ही बताइए, उसने फ़ोन करके अगर परचेस वाले को बोला कि मेरे को फलाना आइटम इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो क्या लगे हाथ आ जाएगा क्या? अब इसके बाद परचेस वाला अपने एक्शन शुरू करेगा। वो जैसे मैंने बोला, कभी आपके सिस्टम हो सकता है कि आपने ऑलरेडी सप्लायर आइडेंटिफाई करके रख लिया है कि इसी से खरीदना है, बट कभी आप डिसाइड करते हो तो आप कोटेशन कॉल करोगे, कंपेयर करोगे, फिर डिसाइड करोगे कि किससे माल खरीदना है, फिर उसको ऑर्डर प्लेस करोगे। फिर ऑर्डर प्लेस करते साथ वो भी कोई रेडी आपको इमीडिएट भेज देगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर वो अपना टाइम लेगा कि भाई ठीक है मैं 15 दिन में भेजता हूँ, 10 दिन में भेजता हूँ, तब जाके माल आपके स्टोर डिपार्टमेंट में आएगा। तो स्टोर से रिक्विजिशन शुरू होने से लेके मटेरियल अल्टीमेटली आने तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं लीड टाइम, डिलीवरी टाइम। अब इमेजिन करो कि अगर लीड टाइम 0 हो, मतलब बोला और माल आता है, पड़ोस में छे, बाजू में छे, बराबर, बोला और उधर से माल इधर, तो फिर आपको ये सब लेवल वगैरह की चिंता ही नहीं रहेंगी। रोज का माल रोज खरीद लिया करना, रोज सुबह दुकान खोले कि बाजू वाले को बोलने का आज के लिए इतना माल दे दे, बराबर, काय को स्टॉक बना के रखने का। समझ में आ रही ना बात? वो तो सबसे बेस्ट रहेगा, माल होल्ड करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं रहेंगी और ऑर्डरिंग का भी खर्चा नहीं हुआ क्योंकि बाजू वाले को बोला और दे देता है माल। लेकिन ये थियोरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली बिजनेस में इतनी सिंपल सिचुएशन रहती नहीं। तो इसीलिए लीड टाइम की वजह से हमारे को स्टॉक वगैरह रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई हम जिस दिन बोलेंगे माल चाहिए इमीडिएट मिलता नहीं है। अगर वो 15 दिन लगता है तो इसका मतलब कम से कम 15 दिन का माल तो आपके पास रहना चाहिए, वरना क्या होगा, फैक्ट्री बंद, प्रोडक्शन बंद, तो सेल बंद, और ऐसे से तो कारोबार चल नहीं सकता है। आपके कस्टमर इधर उधर चले जाएंगे, आपका गुडविल खराब होते चला जाएगा कि भाई जब देखो तब इनका माल तो अवेलेबल ही नहीं रहता, मिलता ही नहीं, बराबर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बताइए कि ये जो लीड टाइम है ये कोई लॉ है क्या कि भाई ये आइटम 15 दिन में, मतलब 15 दिन में आएगा ही आएगा? ये बिजनेस की दुनिया है, अब इसमें उतार चढ़ाव होता रह सकता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो, बराबर। कभी ट्रांसपोर्ट का ही टाइम लग गया ज़्यादा, कभी सप्लायर के पास ही माल की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके पास डिमांड ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये लीड टाइम यानी बिल्कुल एक फिक्स नंबर रहेगा ऐसा नहीं है, बल्कि एक रेंज ऑफ टाइम रहेगी। तो अगर उसने बोला कि लीड टाइम 3 to 5 वीक, मतलब वो बोल रहा कम से कम 3 हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे, और जनरली 5 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बोल रहा 3 to 5 वीक, मतलब 3 से 5 हफ्ते के बीच में माल आ जाता है। अब अगर मैंने अपना कैलकुलेशन 3 हफ्ते को ध्यान में रख के किया कि भाई 3 हफ्ते में तो माल आ जाता है, ठीक है, और मैंने उसके हिसाब से ही ऑर्डर प्लेस किया, मतलब मेरे पास माल कितना बचा है, 3 हफ्ते में लगेगा उतना। अब माल आने में 4 हफ्ते लग गए, तो नतीजा क्या होगा, 3 हफ्ते में मेरे पास जो माल था खत्म, चौथा हफ्ता बैठे रहो हाथ पे हाथ धरे हुए, फैक्ट्री बंद, है ना। तो भाई फिर क्या करना? आप बोलेंगे सर 4 हफ्ते ले लो ना ऑन एन एवरेज, बिल्कुल सही बात है, ऑन एन एवरेज 4 हफ्ते ले लेते, लेकिन अब 4 हफ्ते एवरेज है कि जनरली 4 हफ्ते में आ जाएगा, बट कभी कभी होगा कि 4 हफ्ते में नहीं आया, 5 हफ्ते लग गए, तो तब भी वही नौबत आएगी, बराबर है। तो आप सेफ अगर चलना चाहते हो तो फिर आप कब ऑर्डर प्लेस करना, इसके लिए वर्स्ट वाला केस इमेजिन करके चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 हफ्ते लगते हैं, तो 5 हफ्ते को ध्यान में रख के अगर आप चलोगे तो क्या होगा, 3 हफ्ते में माल आ गया तो अच्छी बात है ना भाई, माल मेरे पास इतना सारा बचा है, नया माल आ गया, अब मैं आराम से अपना प्रोडक्शन चलने दूंगा। 4 हफ्ते लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं,
थोड़ा और कम हो गया, बट प्रोडक्शन बंद होने की नौबत नहीं आई। 5 हफ्ते लग गए मान लो, वर्स्ट केस में कभी कभी लगेंगे, हमेशा नहीं लगेंगे बट कभी कभी लगेंगे, तो भी चिंता नहीं, क्योंकि 5 हफ्ते तक का माल था, ऑलमोस्ट खत्म होगा माल, जीरो पे होगा और नया माल आ जाएगा, मतलब प्रोडक्शन रुकने की नौबत नहीं आएगी। इसका मतलब रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए मैं मैक्सिमम लीड टाइम को बेस बनाऊंगा। मैक्सिमम लीड टाइम, ये लीड टाइम को हम यहाँ पे शॉर्ट में LT लिख के काम चला लिया करेंगे, ठीक है। लीड टाइम, क्यों मैक्सिमम लीड टाइम लिया, अभी समझ में आ गया आपके दिमाग में लॉजिक। अब सवाल उठता है कि भाई ठीक है, आपने बोला 5 हफ्ते, लेकिन 5 हफ्ते में माल कितना लगेगा। इसका मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन, उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन। रेट ऑफ कंजम्पशन, अब रेट ऑफ कंजम्पशन काय पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन काय पे डिपेंड करेगा, डिमांड पे, बराबर। अब आपका बिजनेस अगर ऐसा हो कि जिसमें डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, प्रोडक्शन बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, तो अच्छी बात है, बट हमेशा तो ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन भी जो रहेगा, अगेन वो एक रेंज में दे देगा कि भी जो रेट ऑफ कंजम्पशन है वो 400 टू 600 यूनिट पर वीक। मतलब क्या हो गया कि भी 400 से कम तो नहीं लगती, मतलब 400 यूनिट तो कंज्यूम होती है हर हफ्ते में, बट कभी कभी 400 से ज़्यादा भी लगेगा, कभी कभी 500 भी लगेगा, कभी 600 भी लगेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ रहा, तो कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने अगर मैक्सिमम टाइम तो ले लिया कि 5 हफ्ते, और रेट ऑफ कंजम्पशन आपने 400 ही लिया, तो क्या होगा देख लीजिए, 500, 5 हफ्ते इंटू 400 यानी 2000 का लेवल आया। आपके पास 2000 माल है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, बराबर है। अब माल आने में 5 हफ्ते लगे, लेकिन कंजम्पशन हमारा 500 यूनिट का हो रहा था, एवरेज कंजम्पशन हमारा 500 हो रहा था, तो इसका मतलब 4 हफ्ते में ये माल खत्म, 5वां हफ्ता बैठे रहो। तो इसका मतलब आपने टाइम तो ले लिया था, मैक्सिमम टाइम को तो आपने कंसिडर कर लिया था कि भी वर्स्ट केस में 5 दिन भी लग सकते हैं, बट डिमांड यानी कि आपका रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल जो है, उसमें भी तो वेरिएशन होता है ना, वो भी कोई एक नंबर फिक्स तो रहने वाला नहीं है, वो भी तो बदलता रहता है, क्योंकि डिमांड बदलती रहती है, बराबर। डिमांड बदलेगा तो प्रोडक्शन कम ज़्यादा करोगे, प्रोडक्शन कम ज़्यादा करोगे तो कंजम्पशन कम ज़्यादा होगा। इसका मतलब उसमें भी रेंज है। तो आपने अगर 300 लिया, तो आपने, सॉरी 400 से 600 बोला था नंबर, तो 400 लिया तो देखा कि फैक्ट्री बंद होने की नौबत आई। 500 भी लोगे आप, 5 हफ्ते में 500 के रेट से आपने सोचा कि 2500 का स्टॉक है मेरे पास, और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया नया माल लाने के लिए। कितना क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया, वो जो EOQ में निकला होगा, अगर मैं EOQ की पॉलिसी फॉलो कर रहा हूँ तो, नहीं कर रहा हूँ तो फिर जो भी तरीके से आपने डिसाइड किया होगा उतने का ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया है, लेकिन माल आने को टाइम लग रहा है। 3 हफ्ते में आ गया तो अच्छी बात है, माल बचा रहेगा, नया माल आ जाएगा। 4 हफ्ते भी लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 4 हफ्ते में आपका कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो अगर आपका कंजम्पशन 500 यूनिट के हिसाब से हो रहा होगा तो 2000 हुआ है, और आपके पास तो 2500 स्टॉक है, बराबर। 5 हफ्ते लग गए, और अगर कंजम्पशन 500 ही हो रहा होगा तब तो प्रॉब्लम नहीं गया, लेकिन आपका कभी कभी डिमांड ज़्यादा रहती होगी, तब आपका कंजम्पशन भी ज़्यादा रहेगा। तो मान लो कि इस पीरियड में ज़रा डिमांड ज़्यादा आ गई, और 600 यूनिट का कंजम्पशन हर हफ्ते में हो रहा है, तो इसका मतलब 2500 यूनिट जो स्टॉक में थी 4 हफ्ते में खत्म हो जाएंगी। 4 हफ्ता, एक आध दिन पकड़ लो, बराबर। अब 5वां हफ्ता लग गया अगर माल आने में, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्शन बंद हो। समझ में आ रही बात। इसीलिए रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने में अपन लेते हैं मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन।
ये सब वर्स्ट वाली सिचुएशन को कवर कर लेता है, बराबर। कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग गया तो भी चिंता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रही, रोज मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा तो भी चिंता नहीं, मटेरियल खत्म होते होते ये आपका स्टॉक जीरो पे पहुंचा और नया माल आ जाएगा। तो इसीलिए रीऑर्डर लेवल के कैलकुलेशन में क्या है आपका फॉर्मूला, मैक्सिमम टाइम इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। तो यहाँ पे आपको जब लीड टाइम दिया रहेगा तो जनरली वो रेंज में दिया रहेगा, जैसे मैंने बोला 3 to 5 वीक, ये जस्ट समझाने के लिए बोलते हैं, 3 से 5 हफ्ते। तो इसमें 3 को बोलेंगे मिनिमम टाइम, 5 को बोलेंगे मैक्सिमम लीड टाइम, और एवरेज तो 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया 4, तो 4 वीक को बोलेंगे एवरेज लीड टाइम, एवरेज डिलीवरी टाइम, बराबर। तो 3 मिनिमम, 5 मैक्सिमम और 4 एवरेज टाइम हो गया। तो हमारे पास लीड टाइम के 3 नंबर रहेंगे, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। और एवरेज को कैसा इंटरप्रीट करेंगे अपन, कि नॉर्मली इतना लगता है, नॉर्मली इतना लगता है, पर कभी कभी उससे कम, कभी कभी उससे ज़्यादा, बराबर। रेट ऑफ कंजम्पशन में भी वैसी आपको रेंज दी रहेंगी 400 to 600, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, पर वीक। और कभी आपके साथ उसको अगर छेड़खानी करना होगा, आपको टेस्ट करना होगा, तो वो एक डाटा मान लो वीक में दे दिया, दूसरा हो सकता है डेज में दे दे, मंथ में दे दे। तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो, हर समय ध्यान होना चाहिए, ये सोच के चलना चाहिए कि एग्जामिनर हमेशा हमारे को टेस्ट करना चाहता है, इसलिए कहीं पर भी कभी भी वो कुछ ना कुछ बदल सकता है। तो हमने हर क्वेश्चन को एक न्यू क्वेश्चन की तरह ही सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचने का अरे ये तो कल किया था वही वाला है, ये तो घर पे किया था वही वाला। सोचो मत, पढ़ो, पूरा पूरा ध्यान से पढ़ो। हो सकता है 90% तो सेम है, बट 5-10% इधर उधर उसने बदल दिया। और जब आप ये मान लेते हो ना कि ये आपको ऑलरेडी मालूम है, तो आप नेग्लिजेंट हो जाते हो। जब मैं यहाँ पे आप बोलता हूँ तो आपका मतलब सिर्फ आप नहीं, आपका मतलब मैं भी, ठीक है। तो अपने को अगर कोई चीज़ दिमाग में आ गई, अरे ये तो मालूम है, तो अपन नेग्लिजेंट हो जाते हैं, यानी पढ़ते समय फिर अपना ध्यान नहीं रहता, फिर पढ़ते समय अपन को पहले की चीज़ जो मेमोरी में है वही अपन फटाफट करते जाते हैं, और उसमें फिर गलती होती, उसमें फिर गड़बड़ी होती। इस मामले में मैं बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी मेमोरी वीक है, मेरी मेमोरी में कुछ रहता ही नहीं, इसलिए मेरे को चिंता ही नहीं, मैं कभी याद रखता ही नहीं, मैं कभी रिकॉल नहीं करता पुराना ज्ञान, उसी को इंडिपेंडेंटली पढ़ता था, समझता था और काम करता था, इसलिए मुझे ये कभी तकलीफ नहीं गई। अब आपको ये मेमोरी का नुकसान कैसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि मेमोरी कोई बुरी चीज़ है, अच्छे काम के लिए यूज़ करो तो अच्छी है, बेफिजूल के काम के लिए जिनको मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं उनको आप मेमोरी में रखोगे तो क्या मतलब है, बराबर। तो मेमोरी किसी की बहुत अच्छी रहती, बहुत स्ट्रांग रहती है, किसी की वीक रहती है। मेरी मेमोरी बहुत वीक है, वीक भी नहीं है, बहुत वीक है। मेरे को अपना मोबाइल नंबर भी सिर्फ एक मोबाइल नंबर याद है, जो मैं, मेरे को लगता है जब से मैंने मोबाइल लिया होगा, यानी मे बी 20-25 साल से वो एक ही नंबर है, इसलिए वो एक नंबर याद है। इवन मेरे पास दूसरा एक नंबर है जो एक सेफ्टी के तौर पर है, कॉमनली यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे को उसका भी नंबर नहीं मालूम है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मेरे मोबाइल में पहले देखूंगा कि वो वाला नंबर क्या है करके। मेरे को गाड़ियों का नंबर, मेरी गाड़ी का नंबर नहीं मालूम रहता। अभी एक गाड़ी बहुत दिन से है तो ध्यान में रह जाएगा, कभी नहीं तो नहीं रहता। अब कई लोगों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग रहती कि उनको अपना मोबाइल नंबर तो छोड़ो, 50 का नंबर ध्यान रहता बिल्कुल। गाड़ी का नंबर, मेरा एक कजिन भी है, दोस्त भी है, बराबरी का है, क्योंकि वो एक दिन बोला अरे तू वहां था क्या, बोले। मैं बोले तेरे को कैसे पता, नहीं बोले तेरी गाड़ी खड़ी थी, यानी उसको गाड़ी देख के मालूम है कि ये गाड़ी इसकी है करके। तब लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है और उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि मुझे किसी का नाम ध्यान नहीं रहता, पता नहीं, मतलब मेरे को खुद की वो एक कमी लगती है कि अगर कोई मेरे से मिलेगा तो नेचुरली वो अपना नाम बताता है, तो इनवेरिएबली क्या होता है, मेरा उसका नाम पे ध्यान नहीं रहता है।
इसका मतलब मैं नाम भूल जाऊंगा। तो कभी कभी बड़ा खराब भी लगता है यार, किसी ने नाम बता, ध्यान ही नहीं, फिर पूछना पड़ेगा। पर कई लोगों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग रहती है कि उनको एक बार कोई मिल लेता है, उसका नाम वो कितने समय तक ध्यान रखते हैं। बराबर। हमारे नागपुर के श्री अशोक चांडक जो सी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी रहे, जब मैं शुरू शुरू में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था और अपना ऑफिस भी खोला था, तो उस समय वो मेरे पास मिलने के लिए आए, क्योंकि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे, तब तो रीजनल काउंसिल के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे। मैंने देखा था कि हम लोग तो बिल्कुल उनके सामने जूनियर थे, एक नॉर्मल सीए थे, वो तो भाई अच्छे खासे नामी पर्सन थे, लेकिन वो कभी भी कहीं पे भी किसी भी मीटिंग वीटिंग में मिलेंगे, वो बराबर नाम से जानते थे या एड्रेस करते थे हमेशा। और सिर्फ मेरे को ही नहीं, हर एक को। तो नेचुरल है, उनकी वो बड़ी स्ट्रांग मेमोरी थी कि एक बार किसी का नाम ध्यान में ला लेते थे तो हमेशा ध्यान रहता था। उसका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है कि वो सीनियर पर्सन हो के अगर किसी जूनियर को उसके नाम से बोले तो सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता है। तो बट नेचुरल है, अगर आप पॉलिटिक्स में हो, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, तो ये क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है कि नहीं। लेकिन ऐसा रहता था कि कई चीज़ें मुझे लगता था कि मेरी वीक है, लेकिन मुझे लगा चलता ना काम, इससे अपने को कोई ज़रूरत फर्क नहीं पड़ता, तो हमने उसकी फिक्र नहीं की, उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है, तो भगवान का शुक्रिया करो और उसको अच्छे कामों के लिए यूज़ करो, बेफिजूल की चीज़ें उसमें भर भर के मत रखो। हमारी एक बहुत पुराना केस बता, वो जहाँ मैं क्लास लेता था शंकर नगर में, उनकी बच्ची थी, वो प्रीमाइसेस उनकी थी, उसके फादर की, तो मैं वहाँ क्लास लेता था। वो उसके जो फादर थे बहुत सीनियर पर्सन थे, यानी जब मैं टीचिंग शुरू किया था ही वॉज अ रिटायर्ड पर्सन, और बहुत ऊंची पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे। लेकिन वो मुझे बहुत मानते थे, पता नहीं क्यों, उनको जो भी विश्वास हो गया, तो मुझे बहुत मानते थे। फिर उनकी बच्ची को पढ़ा भी रहा था, क्योंकि वो भी सीए कर रही थी, बाद में उसने सीए भी किया, आईसीडब्ल्यू भी किया, होशियार बच्ची। तो ऐसी एग्ज़ाम चल रही थी, मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट की थी एग्ज़ाम या फाइनल की थी। मैं जब आया क्लास लेने के लिए, तो वो अंकल ने मुझे बोला, वो मुझे बेटा बेटा बोलते थे, बेटा उसका नाम लिए बच्ची का, मैं नाम नहीं लूँगा आपके सामने, कि थोड़ा उसको समझाओ, बोले वो आज अपसेट हो गई, बोले पेपर दे के आई, बोले और अपसेट हो गई, तो बोले मेरे को तो डांट देगी, बोले मैं कुछ बोलूँगा तो, आप ज़रा उसको समझाओ कर। ठीक है। फिर मैंने उस बच्ची से बात किया, वो मेरी स्टूडेंट ही थी, तो नेचुरल एज अ टीचर उतना तो रिस्पेक्ट रखेगी, मेरे को थोड़ा कुछ बोलेगी। पर मैंने उसको पूछा भी क्या हुआ कैसा हुआ करके। उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसने एक प्रॉब्लम पूरा सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा था, वो आंसर गलत है ऐसा उसको लगा, क्योंकि उसकी मेमोरी में उस सवाल का जवाब फिट था। मतलब वो क्वेश्चन उसने घर पे वगैरह कर चुकी थी, तो उसको आंसर याद था, और आंसर याद था इसलिए वो देख रही कि ये तो आंसर गलत आ रहा। थोड़ी देर उसने देखी, उसको लग रहा है नहीं आंसर गलत आ रहा, उसने उसको काट दिया, उसने उसको काट दिया। बाद में शायद फिर से ट्राई किया या छोड़ दिया, और जब घर में आके उसने देखा, तो उसने जो सॉल्व किया था वो सही था, क्वेश्चन में कुछ चेंजेस थे, इसलिए आंसर गलत आ रहा, अलग आ रहा था। तो ये होता है होशियार बच्चों के साथ भी ना, वाई यू शुड कीप आंसर्स इन द मेमोरी, इट इज द वर्स्ट थिंग। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसके आंसर मेमोरी में रखते हैं ना, मेमोरी में किसी और चीज के लिए जगह है कि नहीं आपके पास? कोई इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में नहीं है क्या, यही चीज जवाब रखोगे उसमें आंसर? तो आंसर वगैरह थोड़ा याद रखना पड़ता है, कंसेप्ट ध्यान में रखो, किसी चीज के पीछे का लॉजिक ध्यान में रखो, रीजनिंग ध्यान में रखो। बराबर। ये क्या नंबर से याद रख रहे हैं आप? अब मोबाइल नंबर चलो ठीक है भाई, मोबाइल नंबर बदलेगा नहीं है, आपने याद रखा है, बराबर। लेकिन ये आंसर के नंबर याद रखेंगे तो इससे ज़्यादा वर्स्ट केस कोई हो ही नहीं सकती है। तो अगर आप में से किसी को आदत होगी तो फालतू की चीज़ें छोड़ दो, किसी चीज़ का फॉर्मूला है वो याद रखा, ठीक है। लॉ में कोई सेक्शन है, आपके सर ने बोला इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखा। टेक्स्ट में कोई सेक्शन है, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, सेक्शन कोट कर दूंगा तो पेपर वैल्यूअर पे अच्छा इंप्रेशन आएगा, है ना? तो ठीक है, याद रख लिया आपने, आपकी मेमोरी अच्छी है, याद रख लो, कोई हरकत नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें मत याद रखो, ये बेफिजूल की चीज़, जिनको समझ सकते, वाई शुड यू मेमोराइज देम? बराबर। जो चीज़ें समझी जाती है उनको समझना चाहिए।
और क्वेश्चन तो हमेशा बदले रह सकते हैं, इसलिए आंसर तो बिल्कुल याद रखना ही नहीं चाहिए, बराबर, बिल्कुल याद नहीं रखना। मैं तो बोलता इवन प्रोसीजर को भी फिक्स मत करो, रिजिड मत करो, क्योंकि एक ही चीज को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो वाई यू शुड बी सो रिजिड। मेरे को देखना, मैं कई चीजों में बदल होता रहेगा मेरा, मैं एक तरीका नहीं करूंगा। अगर वो उसमें दो रास्ते होंगे तो मैं कभी एक करके दिखाऊंगा, कभी दूसरा, ताकि आप में भी वो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होना चाहिए। इसका लॉजिक आपके समझ में आ गया रीऑर्डर लेवल का, कि रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम टाइम इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, यानी एक तरह से अपन ने क्या है, एक्सट्रीम वाली सिचुएशन को कवर कर लिया। तो यानी कि कभी भी मटेरियल खत्म हो गया, प्रोडक्शन बंद करने की नौबत आ गई, ऐसा नहीं होगा। ये लेवल कैलकुलेट करने में अपन ने ध्यान दिया, रीऑर्डर लेवल। अब मिनिमम लेवल क्या है, मिनिमम लेवल क्या है? ये जो रीऑर्डर लेवल है, जब आप इस लेवल पे थे तब आपने नया माल खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर दिया, बराबर। जैसे कि अपने केस में अगर अपन देखेंगे तो 5 वीक, नीचे जो मैंने लिखा हूं, मैक्सिमम लीड टाइम 5 वीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन 600 है। इसका मतलब 3000 यूनिट जब आपके पास स्टॉक में थी, तो स्टॉक आपका मान लीजिए कि अभी 4000 यूनिट मेरे पास स्टॉक में है। अब इसमें से कंजम्पशन होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा। जैसी 3000 पे मेरा स्टॉक आएगा, तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, फटाक से रिक्विजिशन बनाएगा कि ये वाला माल और खरीदना है, बराबर है, क्योंकि 3000 इज द री ऑर्डर लेवल, फिर से ऑर्डर करने का लेवल है। तो जैसी स्टॉक 3000 पे आया, उसने रिक्विजिशन बना करके परचेज डिपार्टमेंट को भेज दिया, फिर परचेस वाला देखते बैठेगा, बराबर। अब इधर कंजम्पशन चालू रहेगा, यानी स्टॉक धीरे 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 कम होता जाएगा। तो अपन ने अभी देखा कि भाई मिनिमम कंजम्पशन हो या मैक्सिमम हो, मिनिमम टाइम लगे या मैक्सिमम टाइम लगे, ये तो कभी कभी होता है, ये तो कभी कभी होता है। नॉर्मली क्या होता है, जनरली क्या होता है? तो जनरली आपको 4 हफ्ते लगेंगे, 3 कम से कम था, बहुत जल्दी आ गया तो 5 ज्यादा से ज्यादा था, मतलब नॉर्मल क्या होगा, 4 हफ्ते। इसका मतलब नॉर्मली माल 4 हफ्ते में आ जाता है। 400 यूनिट कंजम्पशन हो रहा है, ये तो बिल्कुल कम डिमांड है तब, और 600 यूनिट कम कंज्यूम हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल कोर्स में क्या हो रहा होगा, तो भाई 500 यूनिट कंज्यूम हो रही होंगी, बराबर है। यानी आपने 3000 का स्टॉक था, नया ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद नॉर्मली 4 हफ्ते लगते लाने में, और नॉर्मली 500 यूनिट का कंजम्पशन होता है, मतलब 4 × 500 यानी 2000 यूनिट आपकी कंज्यूम होंगी। तो 3000 से आप कहाँ पर आ गए, 1000 पे 2000 कंज्यूम हो गया, कितना बचा, 1000। नया माल आ जाएगा, नया माल आ जाएगा। कितना आएगा, जितना आपने ये ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड किया होगा, बराबर। जितनी आपने ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड किया होगा उस पे, तो मान लीजिए आपकी ऑर्डर क्वांटिटी 5000 है, तो 5000 माल आ गया, बराबर। वो आपका 1000 बचा था, 5000 आ गया, यानी 6000 पे पहुंच गए आप। कितने पे पहुंच गए, 6000। फिर क्या होगा, फिर से धीरे 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 कंजम्पशन चलता रहेगा। जैसे ही 3000 पे आए, फिर से नया ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। यही सिलसिला चलता रहेगा, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है, बराबर। तो आपको ये बैलेंस करना है कि भी स्टॉक आउट ना हो जाए, यानी स्टॉक खत्म, प्रोडक्शन बंद, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्टॉक रखोगे तो भी तो आपको बर्डन आएगा ही, इन्वेंट्री कैरी करने का खर्चा रहता, आपने देख लिया। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक बना के रखोगे तो भी गड़बड़, और बहुत कम रखोगे तो भी गड़बड़, क्योंकि जब देखो तब प्रोडक्शन रुक सकता है, बंद हो सकता है। और प्रोडक्शन बंद होने का मतलब, एक रॉ मटेरियल की वजह से अगर प्रोडक्शन बंद हुआ, मतलब आपकी मशीन वशीन सब खाली पड़ी है, आपके वर्कर खाली पड़े हैं, यानी आपकी पूरी फैसिलिटी का मैंने आइडल हो गई, खाली पड़ी है। तो इट्स नॉट ए सिंपल थिंग, बहुत नुकसान हो जाता है उसमें, समझ रहे। इसलिए लोग बोलते हैं ना, ये स्ट्राइक हो गई तो भाई हमारा बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि भाई उनकी जो फैसिलिटी क्रिएट की हुई है मैन्युफैक्चरिंग की, अब आप उनको फैक्ट्री बंद करने के लिए ज़बरदस्ती ये कर रहे हैं, या वर्कर लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, या मटेरियल को जाने नहीं दे रहे,
उसकी तो फैक्ट्री बंद, यानी उसकी तो पूरी फैसिलिटी आइडल पड़ी हुई है। उसके लिए उसका डेप्रिसिएशन तो होना ही है, जो ब्याज लगना है वो तो लगना ही है, वर्कर को पेमेंट जो देना है वो तो देना ही है, और प्रोडक्शन हो नहीं रहा, रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रही, बराबर। तो खैर वो तो चलो एक्सट्रीम है, और डेमोक्रेसी का है अपने यहाँ पे, तो डेमोक्रेसी के नाम पे मिसयूज भी खूब होता है, बराबर। क्योंकि डेमोक्रेसी किसी बड़े का ये स्टेटमेंट है, मुझे तो ध्यान नहीं है कि किसका स्टेटमेंट है, पर किसी बड़े ने कि भाई डेमोक्रेसी उन्हीं लोगों के लिए अच्छी है जिनको डेमोक्रेसी की कदर आती है। यानी जब आपको फ्रीडम मिलती है ना, तो यू शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आप फ्रीडम दो, छूट दो, वो मिसयूज नहीं करेगा। और गैर जिम्मेदार को आप फ्रीडम दोगे ना, तो वो मिसयूज करेगा, वो नुकसान नहीं करेगा। चलो खैर, अपन वापस अपने इसमें आते। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि नॉर्मली क्या होगा, 4 हफ्ते लगेंगे। नॉर्मली कंजम्पशन कितना होगा, 500 यूनिट होगा। इसका मतलब 1000 बचा रहेगा, फिर से नया माल आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी नॉर्मली आप 1000 के नीचे जाने वाले नहीं है। बट कभी कभी होगा, कभी 4 हफ्ते के बदले 5 हफ्ते लग गए, कभी कंजम्पशन 500 के बदले 600 हो रहा है, तो नेचुरली आप 1000 के नीचे भी जाएंगे, बट जीरो के नीचे नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आप जीरो पे गए, और जीरो पे कब पहुंचोगे, जब मैक्सिमम टाइम लगेगा और मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन होगा, बराबर, तभी आप जीरो पे आओगे। और जीरो पे आए कि आपका नया माल आ जाएगा, यानी तब भी प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। बट नॉर्मली क्या होगा, तो आपके रीऑर्डर लेवल के बाद आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब इसके बाद एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। तो इसमें एवरेज क्यों लेते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल है, नॉर्मल इतना ही लगता होगा, नॉर्मल इतना ही टाइम लगेगा। तो इसका मतलब रीऑर्डर लेवल पे आपने ये माइनस किया, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, मिनिमम लेवल। तो मैंने जैसा बोला मिनिमम लेवल, यानी नॉर्मली इसके नीचे हम नहीं जाते। ऐसा नहीं कि उसके नीचे नहीं जा सकते, या जाना ही नहीं चाहिए, या उसके नीचे चले गए तो कोई गुनाह कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर आप साल में कभी कभी मिनिमम लेवल के नीचे नहीं जाते होंगे, आपको लगता है भी हमारा तो मिनिमम लेवल से नीचे कभी जाते ही नहीं है, तो फिर तो आपने 1000 यूनिट का स्टॉक साल भर डेड स्टॉक की तरह रखा है, बेफिजूल रखा है, कोई यूज ही नहीं हुआ है कि नहीं। यानी काय को रख रहे भाई, इसका मतलब कभी कभी नीचे जाएंगे, और वो ही तो पर्पज है, मिनिमम लेवल बना रहे। क्या नाम दिया उसका दूसरा, सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक। इसीलिए तो उसका नाम दिया ना कि भाई वो तो कभी कभी तो यूज होना ही चाहिए, नहीं तो क्या फायदा हुआ, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, बेफिजूल रखा हुआ है। इसका मतलब कभी कभी आप उसके नीचे जाओगे, उसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि वही तो उसका पर्पज है, इसीलिए तो रखा है, बराबर। बट नॉर्मली उसके नीचे नहीं जाओगे आप, क्योंकि नॉर्मल टाइम लगेगा और नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन होगा, तो नॉर्मली आप उसके नीचे नहीं जाओगे। अगर यहाँ के फिगर अपन रखें, तो अपना रीऑर्डर लेवल है 3000, माइनस एवरेज टाइम है 4 वीक, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन है 500, ठीक है। तो 2000 उसमें से माइनस हुआ, तो 1000 आ गया। अब इस फॉर्मूले में देख लो क्या है, रीऑर्डर लेवल है, तो मैथमेटिक्स में तो मालूम है आप कि इधर से उधर बदल करके एक ही फॉर्मूले के नए नए फॉर्मूले बनते हैं। तो इसको भी अपन कर सकते हैं कि रीऑर्डर लेवल का असल फॉर्मूला तो ऊपर वाला है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको वो वाला डाटा नहीं दिया, पर मिनिमम स्टॉक दिया हुआ है और एवरेज टाइम, एवरेज कंजम्पशन दिया है, तो इस पे से भी तो आप रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हो, बराबर। तो उसी को अगर अपन बोले, तो दूसरा फॉर्मूला आपके रीऑर्डर लेवल का हो जाता है कि रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। इससे भी निकलेगा।
यानी क्या किया, वो नीचे वाले फॉर्मूले को सिर्फ इधर से उधर शिफ्ट किया और कुछ नहीं किया। या अपना जो अकाउंटिंग का फंडा रहता है ना, बैलेंसिंग फिगर, बराबर, मिनिमम लेवल वाला फॉर्मूला लिखने का, उसमें आपको मिनिमम लेवल दिया है, एवरेज रेट ऑफ टाइम, एवरेज कंजम्पशन वो दिया है, आप फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो रीऑर्डर लेवल निकल जाएगा। अब उसको कैलकुलेशन में लिखना है तो लिख सकते हो कि भी आपका मिनिमम लेवल है 1000 प्लस एवरेज टाइम है 5 वीक, नहीं सॉरी 4 वीक, एवरेज टाइम है 4 वीक, एवरेज टाइम है 4 वीक इंटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन है 500, ये ऐड किया तो देख लीजिए एक्चुअल में फर्स्ट फार्मूला है, दूसरा तो क्या है, दूसरे फार्मूले से डिराइव कर लिया, उसको उल्टा रिलेशनशिप निकाल लिया। अब मिनिमम लेवल समझ में आ गए, ये दो काम के लेवल। मैक्सिमम लेवल तो जस्ट एक अपने कहीं यूज में नहीं आता है सच, जस्ट एक आपको अपर लिमिट बताता है कि भी इसके ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक, बाकी अपन उसका और कोई यूज करते नहीं है। मिनिमम एटलीस्ट अपने को मालूम रहता है कि इसके नीचे जैसे कैसा यूज हो सकता है कि भाई आपने रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, चालू है आपका प्रोडक्शन, लेकिन आपको लग रहा है कि आप मिनिमम लेवल को क्रॉस कर रहे हैं और माल अभी तक नहीं आया, तो आप थोड़ा सा उसको एक्सपेडाइट करने के लिए एक्शन शुरू कर दोगे। यानी स्टोर वाला बोलेगा अरे भाई माल नहीं आया, मैं मिनिमम लेवल के और नीचे जा रहा हूँ अब, बराबर, यानी आपको एक वार्निंग मिल गई कि थोड़ा भैया ध्यान दो, एक्शन लो, बराबर। ये पर्पज उसका रहता है मिनिमम लेवल का। तो मिनिमम लेवल मार्क्ड है, उसके नीचे गए और माल आने का है तो थोड़ा देखो, फॉलो अप करो, सप्लायर को फ़ोन करो, बात करो, क्या हुआ भैया, माल क्यों नहीं डिस्पैच हुआ, कब तक हो रहा है, जल्दी चाहिए, है ना। इस टाइप से आप एक्शन ले सकते हो ताकि बचे हुए समय में माल पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि भाई आपका माल ख़त्म, प्रोडक्शन बंद, वो नौबत नहीं आना चाहिए। तो ये मिनिमम लेवल आपको एक आइडिया दे देगा एक्शन लेने के लिए, फॉलो अप बढ़ाने के लिए। पर मैक्सिमम लेवल का सच कोई खास और कोई यूज़ नहीं रहता है हमारे इसमें। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो री ऑर्डर लेवल, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर कोई बेस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहीं पे आप फिर से ऑर्डर प्लेस करते हो नया माल आने के लिए। अपन क्या निकाल रहे हैं अभी, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम लेवल। तो मैं जरा पहले बोलता हूँ फिर फॉर्मूला लिखता हूँ कि भी 3000 पे आपने ऑर्डर प्लेस किया, बराबर, 3000 यूनिट का बैलेंस था, री ऑर्डर लेवल आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, 4000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब देखिए मेरा रोज का जो कंजम्पशन है मैंने हफ्ते का, वो 600 यूनिट का हो रहा है और टाइम भी पूरे 5 हफ्ते लग गए माल आने को। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 हफ्ते में, सॉरी 5 हफ्ते में 600 के रेट से 3000 यूनिट का कंजम्पशन हुआ। मतलब मैं 3000 से घटते 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 जीरो पे पहुंचा और 4000 यूनिट आ गई। ध्यान दिया बराबर, 3000 से जीरो पे पहुंचा और 4000 यूनिट आ गई, ख्याल, ठीक है, बदल रहा हूँ। 3000 पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब मेरा जो टाइम लगा वो 4 हफ्ते लगा, 4 हफ्ते लगा, और कंजम्पशन भी 500 यूनिट हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई 3000 से मैं 2000 यूनिट कंज्यूम करके आया, यहाँ 1000 बची है अभी और 4000 आ गई, और 4000 यूनिट और आ गई। ध्यान दिए थे नंबर पे, पहली बार जीरो पे 4000 आई थी, मतलब आपका स्टॉक कहाँ पहुंच गया, 4000 पे। दूसरी बार 1000 थी और 4000 आई, यानी कहाँ पहुंच गया, 5000 पे पहुंच गया, ठीक है। अब 3000 पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, माल बड़े जल्दी आ गया, 3 ही हफ्ते में आ गया, और कंजम्पशन भी कम था इस पीरियड में, 400 यूनिट का ही कंजम्पशन था, यानी 1200 यूनिट का ही कंजम्पशन हुआ। इसका मतलब 3000 से 1200 कम हुई, मतलब 1800 यूनिट बची हुई थी, और 4000 आ गई, मतलब 5800 हो गया। तो पहले स्टॉक था 4000, फिर हुआ 5000, और अब कितना हो गया, 5800। बताइए 3 हफ्ते से कम टाइम लगेगा क्या हमारे इस वर्किंग के हिसाब से, नहीं। 400 से कम कंजम्पशन होगा क्या, नहीं। इसका मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम स्टॉक या मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम
रेट ऑफ कंजम्पशन, अभी सिर्फ इतना ही लिखोगे तो ये तो बताएगा कि आप कहाँ पहुँचे जब नया माल आएगा, लेकिन नया माल आ गया कि स्टॉक बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए ROQ लिखता हूँ, वो EOQ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इसलिए ROQ लिखा, रीऑर्डर क्वांटिटी, जितनी और क्वांटिटी का आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। इसलिए EOQ और ROQ बात एक ही है। EOQ इज दैट ROQ एट विच टोटल कॉस्ट इज लोएस्ट, बराबर। तो ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी कितना ऑर्डर साइज है आपका, कितनी क्वांटिटी आप एक बार में खरीदते हो। समझ में आ गई बात। तो अपने केस में अगर अपन लिखेंगे नंबर्स, तो भी 3000 था, माइनस आपका कम से कम समय 3 हफ्ते तो ले ही लेगा, और कम से कम 400 यूनिट तो कंज्यूम करोगे ही, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगे यानी मिनिमम से एवरेज लोगे तो स्टॉक कम आएगा, मैक्सिमम लोगे तो और कम आएगा। तो हम तो निकाल क्या रहे, मैक्सिमम स्टॉक निकाल रहे, और मैक्सिमम स्टॉक कब रहेगा, जब मिनिमम कंजम्पशन होगा तब। तो इसलिए मिनिमम टाइम इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन प्लस अपन ने यहाँ पे ROQ लिख देते अपने इस वर्किंग पर्पस के लिए, रीऑर्डर क्वांटिटी 4000 लिख दो, 5000 लिख दो, जो भी आपने कैलकुलेट किया होगा। और वो कैलकुलेशन में क्या चीज़ को ध्यान रखते हैं, आपने देखा, आप कैरिंग कॉस्ट को ध्यान में रखते, आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को ध्यान में रखते, और उस पे से निकालते ऑर्डर साइज, बराबर है। तो ROQ बताता है कितना ऑर्डर प्लेस करना, कितना एक बार में खरीदना, हाउ मच। और ROL रीऑर्डर लेवल बताता है व्हेन, कब कब परचेज की एक्शन शुरू करना, ठीक है। प्लस 4000 तो 5800, बराबर 5800। अब एवरेज लेवल, जैसा मैंने बोला, हमारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में काम में आता है। कि एवरेज लेवल में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, यानी चाहे मीनिंग लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं, दैट इज ऑन एन एवरेज, on an average this is the stock for the whole year। यानी एक तरह से ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि साल भर में कितना स्टॉक था। एक नंबर बताओ भाई, ये मत बताओ कि कभी ज़्यादा था फिर कम था फिर कम था फिर ज़्यादा था, ये मत बताओ मेरे को बताओ कि साल भर का एक नंबर बताओ स्टॉक का। तो वो ये है कि भाई साल भर में इतना स्टॉक था। अब इसके कैलकुलेशन के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला जो अपन नॉर्मल बोल सकते हैं कि भाई मिनिमम प्लस मैक्सिमम, बराबर है, क्योंकि दो एक्सट्रीम है, मिनिमम यानी इससे नीचे नहीं जाता, मैक्सिमम यानी इससे ऊपर नहीं जाता, इसके बीच में चलता रहता है। तो अपन फिर ऐसे समय में एवरेज बोलेंगे, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लेवल आपका यहाँ पे निकाला 1000, मैक्सिमम निकाला 5800 डिवाइडेड बाय 2, 3400, ठीक है, 3400, 3400। और ये दूसरा फॉर्मूला है उसका, और दोनों फॉर्मूले अलग अलग रिजल्ट देंगे, ठीक है, दोनों फॉर्मूले अलग अलग रिजल्ट देंगे। कौन सा यूज करना, कोई ऐसा उसके लिए नॉर्म नहीं है, बराबर है, जहां जो डाटा दिया रहा वो यूज कर डालो। मिनिमम लेवल, क्योंकि अपन बोलते भाई ये तो स्टॉक हमारे पास हमेशा रहता ही है, मिनिमम लेवल, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि भाई इतना स्टॉक तो हमेशा रहता है।
मिनिमम लेवल है, इतना हमेशा रहता है। अब इसके ऊपर माल आता है, धीरे 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 कंज्यूम होता है, फिर आता है, फिर धीरे धीरे कंज्यूम होता है, फिर आता। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब ये तो हमेशा ही है। इसके ऊपर जो है वो देखिए, उसके ऊपर वाला माल जो है वो धीरे धीरे जीरो तक पहुंचता है, फिर ऊपर जाता है, फिर जीरो तक आता है, पर ये माल तो हमेशा रहता है। इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस ये जो ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। फिर बोलूँगा कहीं ROQ की जगह EOQ लिखा तो आश्चर्य करने की जरूरत नहीं, बात एक ही है। ROQ क्योंकि कई बार आपने हो सकता है साइंटिफिकली जो कैलकुलेशन वैसा नहीं किया अपना, और कोई जजमेंट लगाया, किसी और तरीके से कैलकुलेट किया। आप देख चुके पहले के प्रॉब्लम में कि कभी कभी अपन EOQ की बजाय कोई और लेवल पे क्वांटिटी पे जाना चाहते हैं, सप्लायर से डिस्काउंट मिल गया, कुछ और हो गया, इससे अपन बदल सकते हैं। तो इसलिए मैंने ROQ लिखा, डिवाइड बाय 2। इससे अभी अगर अपन यहाँ निकालें तो मिनिमम लेवल 1000 प्लस ROQ है 4000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इससे ये आपका हो जाएगा 3000 एवरेज स्टॉक। अब ध्यान में लाइए आप, मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि जब लेवल पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि आप जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें जब कैराइंग कॉस्ट निकाल रहे थे तो आप एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या ले रहे थे? आप एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ये ले रहे थे, इतना है ना, ROQ डिवाइडेड बाय 2 ले रहे थे इतना। अभी उसका फॉर्मूला यहाँ तो ये दिया हुआ है, तो क्या वो गलत था? द आंसर इज नो। मैंने एक वर्ड आपको बताया था कल परसों में, रिलेवेंट कॉस्ट बोला था ना, रिलेवेंट इररिलेवेंट बताया था। क्या बोला था? जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे, मतलब डिसीजन में हमेशा कंपैरिजन करते हैं अपन, क्योंकि डिसीजन तभी होता है व्हेन देयर इज अ चॉइस। इफ देयर इज नो चॉइस, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ डिसीजन मेकिंग? बराबर है। घर में मम्मी ने बोली खाना है, ये एक सब्जी बनी है, इसमें से खाना पड़ेगा, अब आपको अच्छी लगे ना लगे, चॉइस है ही नहीं, तो खाना है। बराबर, बगैर सब्जी के रोटी अंदर जाएंगी नहीं, तो खाना है। लेकिन अगर मम्मी ने 2 सब्जी बनाई, फिर आप क्या करते? जो आपकी पसंद की होंगी वही सब्जी खाते आप, दूसरी नहीं खाओगे आप। बराबर, तो बड़ा बिकॉज देर इज अ चॉइस। तो डिसीजन मेकिंग तभी होती है व्हेन देर इज अ चॉइस, और चॉइस को फिर आप क्या करते? कंपेयर करते। तो जो चीज इन दोनों चॉइस में बोलो, अल्टरनेटिव में बोलो, बदल रही है वो रिलेवेंट है, और जो चीज इन दोनों चॉइस में नहीं बदल रही वो इररिलेवेंट। तो आप जरा सोच के देखिए, मिनिमम लेवल जो है वो तो हमेशा रहने वाला है। अब मेरा ROQ जो रहेगा, रीऑर्डर क्वांटिटी, वो 4000 है, तो वो 4000 पे गया, फिर धीरे धीरे जीरो हुआ, फिर गया 4000 पे, फिर 4000 की बजाय 5000 है अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव, तो 5000 पे गया, फिर जीरो आया। इसका मतलब जो ऊपर का पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन, ये मेरे ROQ के हिसाब से बदलेगा। ये तो वैसे ही कांस्टेंट रहने वाला है, ये तो बदलने वाला है नहीं। इसीलिए इसको अगर आपने इग्नोर भी कर दिया EOQ में कंपैरिजन करते समय, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ? इसीलिए वहां पर अपन एवरेज स्टॉक क्या ले लेते फटाक से? ROQ डिवाइड बाय 2। क्योंकि उसके नीचे अगर कुछ है सेफ्टी स्टॉक, तो वो सेफ्टी स्टॉक हर केस में रहने वाला। ROQ 4000 रहेगा तो भी, ROQ 5000 रहेगा तो भी, ROQ 6000 रहेगा तो भी, वो सेफ्टी स्टॉक 1000 हमेशा रहने वाला है। इसका मतलब वो 1000 यूनिट का कैराइंग का खर्चा हर समय कांस्टेंट है, इसलिए अपन उसको इग्नोर कर देते, वहां पर अपन सिर्फ इतने कोई कंपैरिजन में ले लेते हैं। ठीक है, अभी जो डेंजर लेवल है ये क्या है? अभी तो ये जो आपने मिनिमम लेवल बनाया, जैसे यहां पे अपन ने बोला 1000, ये 1000 में ही नीचे एक आधा कोई मार्किंग करेंगे, ये डेंजर लेवल है। तो मैंने बोला था मिनिमम लेवल पे आए और माल नहीं आया तो आप थोड़ा सा चिंता करोगे कि फॉलोअप करो भाई, माल क्यों नहीं आ रहा। बराबर, स्टोर वाला परचेस वाले को बोलेगा, परचेस वाला सप्लायर को बोलेगा, ऐसे एक्शन शुरू हो जाएंगे।
बट उसके नीचे एक और लेवल मार्क कर देंगे, डेंजर लेवल, यानी वो लेवल पे पहुंच गया और तब भी माल नहीं आया तो मतलब अब सीरियस, पेशेंट क्रिटिकल हो गया, आईसीयू में एडमिट कर दो अब इसको, बराबर। अब इसको सीधा कहाँ लेके जाओ, आईसीयू में। अब ये नॉर्मल दवाई से चलने वाला नहीं है, इसको आईसीयू में लेके जाओ। मतलब अब आपको कुछ सीरियस स्टेप उठाना पड़ेगा। एक तो परचेस के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ट्रेन से माल आने वाला होगा तो बोले भैया फ्लाइट से सप्लाई कर दे। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बराबर। आप जो मटेरियल यूज कर रहे थे, मान लो कि 4 चीजों में यूज होता है मटेरियल, इसमें से 2 यूज जो है वो बड़े क्रिटिकल है, मतलब उनको अगर ये मटेरियल में नहीं मिला तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है, आपकी फैक्ट्री बंद हो सकती है। जबकि दूसरे 2 जो है चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, डेंजर लेवल पे आ गए ना, तो ये जो ऐसे अनइम्पॉर्टेंट कंजम्पशन थे इनको स्टॉप कर दो। माल लेने आएगा आपका वर्कर या कोई और प्रोडक्शन वाला पर्सन, भी काय के लिए मटेरियल चाहिए तुमको, वो बोलेगा फलाने प्रोडक्ट के लिए, तो भैया अभी माल नहीं मिलेगा क्योंकि अभी अपन डेंजर लेवल पे है और ये जो तुम्हारा काम है ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसलिए अभी इसको होल्ड पे रख दो, अभी इसको होल्ड पे रखो। इस टाइप से यूज होता है डेंजर लेवल का। तो डेंजर लेवल का वैसे तो क्या है, हम बोलेंगे सब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट अपने हिसाब से उसको फिक्स कर सकता है, बट उसका एक फॉर्मूला भी है। उसके लिए बोलते हैं लीड लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। तो जैसे महंगा भी मिला और आपने फ्लाइट से भी बुलाया तो नेचुरल कॉस्ट तो बढ़ नहीं है, तो जैसे ऐसी केस में भी कम से कम कितना टाइम लगेगा, तो जैसे अपन ने बोला था 3 हफ्ते मिनिमम है, लेकिन हो सकता है अगर अपन ऐसी थोड़ी एक्शन ले कि भैया तू प्राइस ज़्यादा चार्ज कर बट मेरे को अब भी माल फ्लाइट से डिस्पैच कर, तो हो सकता है माल 2 हफ्ते में आ जाए, हो सकता है माल 1 हफ्ते में आ जाए, बराबर। तो उसको बोलेंगे इमरजेंसी लीड टाइम है वो, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, बिल्कुल अर्जेंट परचेज के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। और उसमें क्या लिया है, एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन। ये लेवल पे आप आ गए, ये लेवल पे आ गए तो आपको अब क्या करना है कि जो अनइम्पॉर्टेंट यूजेस है, जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हो बगैर किसी ज़्यादा प्रॉब्लम के, उनको तो होल्ड पे रख दो आप। इस टाइप से यूज हो सकता है इसका, यानी इसके बाद आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट जिसको अवॉइड नहीं करना चाहते उसी काम के लिए मटेरियल इशू करने का, बाकी के काम के लिए नहीं। और ये लेवल आपका मिनिमम लेवल के और नीचे रहेगा, मिनिमम लेवल के और नीचे रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मिनिमम लेवल कैलकुलेट करने में ही आपका एवरेज कंजम्पशन तो था ही, बराबर, बट जो लीड टाइम था उस लीड टाइम से ये और कम है, ये उससे और कम है, तो इसलिए ये आपका मिनिमम लेवल के और नीचे है। ये है आपके लेवल्स के बारे में। ये लेवल्स को हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के हिस्से है, बराबर। कि आपके कॉस्ट कैलकुलेशन करना है वो सब नहीं है, कॉस्टिंग अपन बाद में देखेंगे, कॉस्ट शीट से जब शुरू करेंगे तो अपन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना वो देखेंगे। अभी तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कंट्रोल टेक्निक्स है, क्योंकि मैंने बताया मटेरियल की कॉस्ट जो है बड़ी सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल है, क्योंकि मटेरियल मोस्टली डायरेक्ट रहता है। मेरे को एक टेबल की कॉस्ट निकालना है, मैं कारपेंटर को बोलूंगा ना, अभी वो निकाल के दे देगा, वो फटाफट मेजर करेगा, ओके इतना प्लाईवुड लगा, इतना लेमिनेट की शीट लगी, उसको पता है प्लाईवुड का ये साइज का ये रेट है, लेमिनेट का ये रेट है, बराबर है। इसमें आयरन का स्ट्रक्चर कितने का बना, या ऐसे ऐड करके इसकी कॉस्ट आसानी से अपन निकाल सकते हैं। तो मतलब मटेरियल कॉस्ट निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो आप मटेरियल चैप्टर में बेसिकली जो पढ़ रहे हो ये क्या है, मटेरियल का मैनेजमेंट कैसे करना, मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना, उसको लिमिट में कैसे रखना, उसके लिए है ये। क्योंकि मटेरियल कम रखोगे तो खर्चे तो कम लगेंगे, बट कभी भी प्रोडक्शन बंद होने का डर बना रहेगा, स्टॉक आउट बोलते हैं उसको, बराबर। और प्रोडक्शन बंद होना है ना, ये कॉन्सिक्वेंस आएंगे, उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। और आप चाहते कि बिल्कुल सेफ रहने का, बिल्कुल बिल्कुल सेफ रहना, तो फिर स्टॉक खूब ज़्यादा रखोगे, उसके अपने नुकसान रहेंगे। ये सब मैकेनिज्म है कि जिससे आप चीज़ों को थोड़ा सा लिमिट में रखो।
दोनों भी एक्सट्रीम में मत जाओ। बिल्कुल कम रखोगे खर्चा बचाने के चक्कर में तो जब देखो तब प्रोडक्शन रुकेगा, और खूब ज़्यादा रखोगे सेफ चलने के चक्कर में तो खर्चा खूब लग जाएगा। तो बीच का रास्ता ये है, ये लेवल्स वगैरह जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ये सब उस मैकेनिज्म का हिस्सा है, और ये कोई लॉ नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट जिसको लगेगा वो फॉलो करेगा, जिसको लगेगा वो इसमें भी अपने हिसाब से कुछ उसको फेर बदल करना होगा फेर बदल करेगा। आफ्टर ऑल ये लीड टाइम क्या है, एस्टिमेट है। ये रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है, एस्टिमेट है, बराबर। तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से एस्टिमेट करके चाहे तो अप्लाई करे, इनके अपने फायदे हैं जो आपको भी बताया। ऐसे अगर मैं आपको, ज़रूरत तो नहीं है अभी मेरे ख्याल से, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। ये ऐसा अगर अपन ने डायग्राम बनाया, तो इधर इन्वेंट्री यानी स्टॉक, और इधर आपका एक टाइम है। तो आपका टाइम जैसे आपने वीक में ही बोला, तो ये 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6, 7 ऐसे हफ्ते। मंथ में बोलेंगे मंथ में रहेगा, कहीं कभी डेज में बात करना होगा तो डेज में रहेगा। और ये आपका इन्वेंट्री का लेवल है, जैसे अपन ने अभी वो रीऑर्डर लेवल मार्क किया था 3000, है ना। तो एक मान लो कि भाई ये 3000 का लेवल है, ये 3000 का लेवल है। अब आपके पास यहाँ पे जैसी स्टॉक आया आप कंज्यूम करते आए, जैसे ही 3000 पे आया तो आप ऑर्डर प्लेस करते हो, बराबर। अब उसके बाद आपको टाइम कितना लगता है और रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है। तो अपन ने 3000 कैलकुलेट करते समय क्या किया था, एक्सट्रीम माना था कि 5 हफ्ते लग जाएंगे। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 यानी टाइम के हिसाब से आप यहाँ पहुँच जाओगे। ऑर्डर ऑर्डर कब प्लेस किया था, यहाँ यहाँ ऑर्डर प्लेस किया था आपने, शुरुआत की थी, और यहाँ आके आपको माल मिलने वाला है रिसीव। ये और कंजम्पशन भी उस पीरियड में काफ़ी हो रहा था, डिमांड अच्छी थी, तो 600 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे थे, बराबर। तो 5 हफ्ते में आप 3000 यूनिट कंज्यूम करोगे। इसका मतलब आपका स्टॉक जो रहेगा वो ऐसे धीरे 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 घटते घटते यहाँ जीरो पे जैसे ही आएगा, प्रोडक्शन रुकने की नौबत नहीं आएगी, जैसे ही जीरो पे आएगा मैक्सिमम टाइम हो गया है ना, माल आ जाएगा। अब आपने खरीदा 4000, तो आप यहाँ तक पहुँच गए। आपने खरीदा कितना था, 4000, यहाँ तक पहुँच गए, समझ रहे। फिर आपका कंजम्पशन ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही 3000 के लेवल पे आ गए कि फिर से आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस कर दोगे। ऑर्डर प्लेस कर दोगे और इधर कंजम्पशन चलता रहेगा। अब अगर मान लो एवरेज टाइम लगा तो आप यहीं तक पहुंचोगे और माल आ जाएगा। माल आ जाएगा, ये इतना आ गया माल आपका, बराबर। स्टॉक ऐसे ऊपर आ गया आपका। फिर आप ऐसे ही कंज्यूम करते चले जाओगे, कंज्यूम करते चले जाओगे। जैसे ही आप वो री ऑर्डर लेवल पे आए फिर से ऑर्डर प्लेस करोगे, बराबर। और फिर से कंजम्पशन चलता रहेगा, और अगर एवरेज कंजम्पशन हो रहा होगा तो आप ऐसे पहुंचे, फिर से नया माल आ जाएगा। यानी नॉर्मल कोर्स में ऐसा चलता रहेगा, उतना माल बचा रहेगा, पर कभी कभी उसके नीचे आओगे आप, कभी कभी उसके नीचे आओगे, बराबर। और अगर आपको मिनिमम टाइम लगा, मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन रहा, तो इसका मतलब आप उतने नीचे भी नहीं आए थे, थोड़ा और ऊपर थे, और नया माल आ गया यानी ऊपर थोड़ा और ऊपर चले जाओगे। उसी को अपन ने बोला था मैक्सिमम लेवल। उसी को अपन ने क्या बोला था, मैक्सिमम लेवल, बराबर। इस हिसाब से लेवल वर्क करते हैं, इस हिसाब से लेवल वर्क करते हैं। कि भी जैसे मिनिमम टाइम लगा यानी 3 हफ्ते, और मिनिमम रेट से कंजम्पशन हो रहा, इसका मतलब 400 यूनिट, तो 1200 यूनिट आपने कंज्यूम की। यानी एक मोटा मोटा समझ लो ये लेवल पे आपका स्टॉक बचा हुआ है, ये लेवल पे। यानी आपका स्टॉक यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और नया मटेरियल जो था कितनी, 4000 यूनिट, वो आ गई आपके पास, 5800 के लेवल पे पहुँच गए।
ये समझ लो आपका 5,800 का लेवल है, ये आपका समझ लो 6,000 का मोड। तो आप यहाँ पे पहुँच गए। क्यों? क्योंकि टाइम भी कम लगा और कंजम्पशन भी कम था, इसलिए स्टॉक बचा हुआ था काफ़ी और आपका नया माल आ गया। और इससे कम तो कंजम्पशन होगा नहीं, बराबर है। इसका मतलब इसके ऊपर नहीं जाओगे आप। ये आपका क्या हो गया? अपर लिमिट हो गया, मैक्सिमम लेवल। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो बता सकते हैं आप। नॉर्मल कोर्स में अपन बोलेंगे 4 हफ्ते का टाइम लगेगा और 500-500 के रेट से 2,000 यूनिट का कंजम्पशन होगा, मतलब आपके पास 1,000 यूनिट बची रहेगी। यानी आप बोल सकते हो कि ये लेवल पे आओगे, फिर से नया माल आ जाएगा, फिर से कंज्यूम करते करते यहाँ आए कि फिर ऑर्डर प्लेस करना, फिर से आपका नॉर्मल कंजम्पशन चल रहा है, 4 हफ्ते में माल आ गया, फिर से ऐसे आ जाओगे, ऐसे ऐसा चलता रहेगा, बराबर है। उसके ऊपर कभी कभी जाओगे, उसके नीचे कभी कभी जाओगे, नॉर्मली एवरेज वाला चलता रहेगा। अब इसमें एक चीज़ और रहती कि क्वेश्चन में अगर वो हमको एक ही टाइम देता है, एक ही टाइम दे दिया, तो हम अपने मन से उसका मिनिमम मैक्सिमम तो निकाल नहीं सकते। तो हमको अगर एक ही टाइम दिया और कैलकुलेशन करने को बोला, तो हम उसी को मिनिमम भी लेंगे, उसी को एवरेज भी लेंगे और उसी को मैक्सिमम भी लेंगे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सिमिलरली रेट ऑफ कंजम्पशन उसने एक ही दिया, तो फिर उसी को मिनिमम, उसी को मैक्सिमम, उसी को एवरेज मान के चलेंगे, बराबर है। वो देता है तो फिर हम अलग अलग लेंगे, नहीं तो फिर एक ही फिगर को हम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज मान के चलेंगे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या करेंगे? अब क्वेश्चन में दिया नहीं तो क्या करेंगे, है ना। अब अपनी मजबूरी है, उसने एक ही नंबर दिया और कैलकुलेशन पूछ रहा है, तो अपनी मजबूरी है, तो इसलिए अपन उसी को यूज करेंगे। किसी को भी कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हो। अब इसको अपन जो प्रॉब्लम्स है उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। बताइए कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट। कैसे बचेगा? आ, अभी 3,000 लेवल पे जब आ रहे हैं, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो इमीडिएट तो माल नहीं आ रहा ना। उसके बाद आपका कंजम्पशन होते जा रहा, तो नॉर्मल कंजम्पशन भी हुआ, तो जब तक माल आएगा 2,000 यूनिट कंज्यूम हो जाएंगी। 2,000 कंज्यूम हो गई तो आपके पास 1,000 बची, 3,000 और 4,000 और आ गई, तो 1,000 प्लस 4,000 आप पहुंच गए 5,000 पे। अब 5,000 पे पहुंचे, फिर कंजम्पशन चालू है। जब 3,000 पे आओगे, फिर से ऑर्डर प्लेस करोगे। अब उसके बाद फिर से आपको टाइम लगेगा 4 हफ्ते का। उस बीच में फिर से 2,000 यूनिट कंज्यूम करोगे, तो 3,000 से वापस 1,000 पे आओगे। फिर से आपके पास आएगा 4,000 यूनिट, यानी वापस 5,000 पे आ गए। कहाँ आपका स्टॉक बढ़ेगा? सोच के देखिए। कुछ कंफ्यूजन हो रहा आपको तो सोच के देखिए। 1,000 बच रहा, वही तो यूज हो रहा ना आगे, मतलब वो ऐड नहीं हो रहा, वो ऐड नहीं हो रहा। 1,000 आपके पास पुराना आप यूज कर डालोगे, नया स्टॉक में रहेगा, फिर पूरा वो वाला यूज करोगे, फिर नया स्टॉक में रहेगा। यानी एट ए टाइम वो आपका 1,000 यूनिट ही बचा रहेगा आखिरी आखिरी में, ऐसा। लीड टाइम को रीऑर्डर पीरियड भी बोलते हैं, इसलिए वो भी एक नाम लिख लो। कभी कभी कोई कोई नाम क्या कंफ्यूज कर जाता है। तो लीड टाइम, डिलीवरी टाइम, इसको रीऑर्डर पीरियड वर्ड भी यूज करते हैं। रीऑर्डर पीरियड, आपके मॉड्यूल वगैरह में इसको रीऑर्डर पीरियड भी बोला हुआ है।
नहीं, आप कहाँ पे जीरो बोल रहे पहले बताइए मेरे को, कहाँ पे बोल रहे? इसकी जगह किसकी? मिनिमम लेवल। आप ये क्या बोल रहे ये? हाँ हाँ। नहीं, आप दो पहले पहले इसमें बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको ये? है होगा ना जीरो, तो मिनिमम का मतलब क्या बताया था आपको? मिनिमम का बताया था कि नॉर्मली इतना रहेगा। और नॉर्मल का मतलब क्या है? एवरेज। या ऑन एन एवरेज नॉर्मल, नॉर्मल क्या रहता? ये और ये दो एक्सट्रीम है। नॉर्मल क्या है इसका? एवरेज, इसका बीच का। तो इसका मतलब ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई नॉर्मल ये रहेगा। हम ये थोड़ा बोल रहे हैं कि कभी इससे नीचे नहीं जाएंगे हम। अभी बोला कि इसके नीचे भी जाएंगे कभी कभी, और कभी कभी जीरो तक भी पहुंच जाएंगे, कभी कभी जीरो तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन हम ये बोल रहे हैं नॉर्मली इतना रहेगा। बिल्कुल नॉर्मल, मैक्सिमम बोला है ना कभी कभी होगा। मिनिमम बोला मतलब वो नॉर्मल है, नॉर्मली उतना रहेगा, बट उसके नीचे भी आप जाओगे, बट वो कभी कभी जाओगे। बट मैक्सिमम जो है वो कभी कभी आएगा, आपका मैक्सिमम लेवल वो कभी कभी आएगा। बराबर। क्योंकि कभी हो सकता है कि डिमांड भी बहुत कम है और टाइम भी बहुत कम लगा, जल्दी से माल आ गया। ऐसे केसेस में क्या होगा, आप जो लिमिट में जा रहे थे उससे भी ऊपर जाओगे, बट ये मैक्सिमम जो है उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत रेयर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको 3 हफ्ते से कम लगेगा नहीं, और 400 से कम कंज्यूमशन नहीं करते हो। बट अब वर्ष के सोच लो, किसी समय फैक्ट्री बंद हो गई तो वो 400 का भी कंजम्पशन नहीं रहेगा, है ना? और नया माल आएगा तो स्टॉक और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमने बोला कि भाई मैक्सिमम स्टॉक जो है जस्ट एक नंबर है, इसका कहीं और यूज़ होता नहीं है आपके लिए, आपके वर्किंग में और कहीं यूज़ नहीं रहता उसका। लेकिन वो आपको एक आइडिया देता है कि जनरली इसके ऊपर स्टॉक नहीं जाएगा। तो जैसे आपको कुछ प्लानिंग करना है जगह वगैरह की, कि स्टोरेज कितना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए काम में आ सकता है कि भाई अपन ने गोडाउन तो इतना ही बनाया। अब इसमें मान लीजिए कि अपना जो स्टॉक है वो 5,000 यूनिट का एडजस्ट होता है। अपन ने 5,000 यूनिट को ध्यान में रख के गोडाउन रखा है। अब कभी कभी वो 5,000 के ऊपर जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर आपके पास जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये इस टाइप के यूज उसके मैनेजमेंट करता होगा कि भाई जगह का प्लानिंग करते समय उन्होंने देखा कि भाई मैक्सिमम हमको हर एक आइटम का कितना स्टॉक लग सकता है, रहता है, और उसके हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की। बाकी और कोई यूज़ नहीं है। कॉमन यूज़ क्या है का? रीऑर्डर लेवल का सबसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बताता है कब ऑर्डर प्लेस करना। बराबर। मिनिमम लेवल तो आपको ये बता रहा है कि वो एक नॉर्मल इसके नीचे नहीं जाता है। अब गया तो आपको एक्शन थोड़ा एक्सपेडाइट कर देना है, फॉलोअप थोड़ा बढ़ा देना है, उसके लिए काम में आ जाता मिनिमम लेवल। और एवरेज लेवल, कोई भी कैलकुलेशन करना है कि भाई मेरे पास स्टॉक कितना था साल भर का, तो उसके लिए एक नंबर चाहिए, क्योंकि स्टॉक तो रोज बदल रहा है। बराबर। तो उसके लिए मेरे को एक नंबर चाहिए, तो वो है एवरेज। तो मतलब रीऑर्डर लेवल आपको कब माल की एक्शन शुरू करना उसके लिए काम का है वो। हर एक जो आइटम ऑफ इन्वेंट्री रहेगा उसका स्टोर्स कार्ड याद है आपको? स्टोर लेजर जो आपने सीपीटी फाउंडेशन में बनाया था, फीफो लिफो मेथड से। तो वहाँ पे मैंने उसके ऊपर टाइटल में सिर्फ प्रोडक्ट का नाम और मेथड ऑफ इशू, और मैंने बोला होगा, लिखा नहीं होगा, मैंने बोला होगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो लिखी जा सकती है, बट आपके केस में काम की नहीं है। तो जैसे उसमें ये लिखा जाएगा ROL, रीऑर्डर लेवल। क्योंकि इतने सारे आइटम रहते हैं, स्टोर कीपर को याद थोड़ा रहने वाला, वो तो हर एक आइटम में लिखा रहता है। तो जब भी वो इशू की एंट्री करेगा वो स्टॉक लेवल पे ध्यान रखेगा। जैसे ही उसने देखा कि रीऑर्डर लेवल पे पहुंचे हैं, क्योंकि लेवल ऊपर लिखा है, वो फटाक से परचेज की रिक्विजिशन बना के आगे बढ़ा देगा। समझ रहे? इस टाइप से काम आए। ये लॉ नहीं है फिर से, इसीलिए तो बोल रहा ना, अगर आपको लग रहा है इसके तो नीचे भी जा सकता, हाँ तो जा सकता ना, मैंने कहा बोला नहीं जाता। मिनिमम का मतलब ये थोड़ा बोला कि इसके नीचे जाता ही नहीं है, बल्कि आपको बोल के बताया कि इसके नीचे अगर कभी जाता ही नहीं है तो फिर तो बाल फालतू रखा आपने वो। जब उसका कोई यूज ही नहीं हुआ, जब उसका कोई यूज ही नहीं हुआ, देन व्हाई हैव यू केप्ट इट? दैट विल बी द वेस्टेज। इसका मतलब मिनिमम के नीचे कभी कभी तो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो वो तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि मन को संतोष तो मिलेगा। कभी कभी तो अपना यूज हुआ भाई, रखा था तो फायदा हुआ, नहीं रखता तो बंद हो जाती थी फैक्ट्री।
है ना। तो इसलिए उसके नीचे जा सकते हैं ना, मैक्सिमम के ऊपर एक्सट्रीम केसेस में जाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम के ऊपर नहीं जाएंगे। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली आप वो एवरेज वाले हिसाब से चलते रहोगे, बराबर। ये लेवल आपके जैसे मैंने बताया अलग अलग पर्पज है। रीऑर्डर लेवल सबसे काम का कब खरीदना, मिनिमम लेवल एक तरह से आपको वार्निंग दे देता कि भैया आराम से मत बैठो, माल खत्म हो रहा है, माल आया नहीं है, जरा देखो तो कहाँ है, ट्रक किधर अटका है, जरा फॉलो अप तो करो, है ना। रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता, बहुत सारी चीजें रहती ना। वो बोलेगा भाई मैंने तो सप्लाई कर दिया, तुम्हारा ट्रांसपोर्टर है, तुमने बोले थे इसके थ्रू भेजना, मैंने भेज दिया, अब मेरे को मत बोलो, है ना। फिर तुम ट्रांसपोर्टर को लगाओगे कि भैया क्या हुआ। अब वो ट्रांसपोर्टर के तो 100 ट्रक चल रहे होंगे, फिर वो देखेगा कि इनका माल कौन से ड्राइवर ने पिकअप किया था, फिर वो ड्राइवर को कांटेक्ट करेगा, वो ड्राइवर पता नहीं बेचारा कौन से जंगल में कहाँ अटका हुआ होगा। ये जस्ट मैं आपको प्रैक्टिकल चीज की हिंट दे रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज रहती, चीजें रहती है। हम तो यहाँ बैठे बैठे आराम से कैलकुलेट करके करें, तो उनके कंसेप्ट को पकड़ो। तो मिनिमम लेवल आपको एक तरह से वो बताता है, और उसके नीचे भी डेंजर लेवल अगर आपने मार्क किया होगा, जहाँ आपको लगता है डेंजर लेवल, तो वो फिर और ज़्यादा यानी डेंजर सिचुएशन बता रहा है। अब आपको जैसा मैंने बोला कि थोड़ा और ये हो जा स्ट्रिक्ट हो जाना पड़ेगा कि जो जो चीज़ के लिए उसका प्रोडक्शन कंजम्पशन आप रोक सकते हो रोक दो, सिर्फ ऐसे काम के लिए बचा के रखो जो अनअवॉइडेबल है, बराबर, उसके लिए बचा के रखो। मुझे ऐसा तो कभी कोई कुछ एग्जांपल हम ऐसे देने की कोशिश करते जो आपको भी शायद ध्यान में आ जाए। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग, और उसके लिए पावर भी हम जनरेट करते हैं, यानी पावर जनरेशन का भी हमारा अपना यूनिट होता है। या दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी फर्नेस है, फर्नेस मतलब भट्टी रहती ना लोहे की उसमें। तो जो फर्नेस है, वो फर्नेस अगर एक बार बंद हुई तो उसको रीस्टार्ट करने में काफ़ी खर्चा भी लगता है, क्योंकि उतना हीट अप लाने में, उतना टेम्परेचर लाने में और समय भी लगता है। तो अब मान लीजिए फर्नेस को चलाने के लिए मेरे को जो ऑयल वगैरह लगता है, और वही ऑयल मैं दूसरे प्रोडक्शन में और भी जगह यूज करता है, इसके लिए उसके लिए बहुत जगह यूज करता हूँ। अब मेरा वो जो ऑयल है वो डेंजर लेवल पे आ गया, तो मैं क्या करूंगा, अब किसी भी दूसरे काम के लिए ऑयल नहीं मिलेगा। अब बंद हो रहा तुम्हारा प्रोडक्शन, बंद होने दो, बट फर्नेस को बंद नहीं होने देना है, क्योंकि फर्नेस बंद हो गई ना, तो उसको रीस्टार्ट करने में एक समझाने के लिए मान लो 15 दिन लग जाते हैं, तो मतलब 15 दिन तो वैसे ही पूरा ठप हो जाएगा कारोबार आपका। तो मैं क्या करूंगा, अब सिर्फ फर्नेस के लिए ऑयल दूंगा। ये एक जस्ट एक आइडिया दिया आपको मैंने कि कैसे इन चीज़ों का यूज़ होता है, मैनेजमेंट को कैसे मदद करते हैं। तो यानी जो कुछ आप पढ़ते हो उसका कहीं ना कहीं रोल रहता है, बट हर किसी को काम में आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी। छोटा ऑर्गेनाइजेशन वाला क्या होता है, उसका एक नॉर्मल बिजनेस वाला, आप में से भी कई के पेरेंट्स का बिजनेस होगा, आप उनको बोलोगे कि रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते क्या, आप क्या दिखाओ बरा कहाँ लिखा है करके, वो क्या रहता है, उनका बिजनेस एक लिमिटेड है और उनका खुद का एक्सपीरियंस है, तो उनके दिमाग में है वो रीऑर्डर लेवल। वो रीऑर्डर लेवल नाम से नहीं है। तुम ऐसे ही पूछो कि भाई आप ऑर्डर कब प्लेस करते, माल खत्म हो गया तब क्या, तो आपके डैडी बोलेंगे बेवकूफ़ है क्या, माल खत्म हो गया तो फिर कस्टमर आएगा तो उसको क्या बेचूंगा मैं। तो फिर कब प्लेस करते, बोले वो मेरे को अंदाज है, यानी उनको अंदाज रहता है, वो अंदाज से अपना ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं कि भाई कितने समय उनके दिमाग में है, लीड टाइम उनके दिमाग में है, अनसर्टेनिटीज उनके दिमाग में है, रेट ऑफ कंजम्पशन या सेल उनके दिमाग में है, लिखा नहीं है। तो छोटे बिजनेस वाले अपने एक्सपीरियंस से करते यही सब है, बट वो सब मेंटल रहता है, उनके दिमाग में चलता है, लिखा पढ़ी करने की उनको जरूरत नहीं रहती। बट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर लार्ज, वहां पे फिर बगैर प्रॉपर प्रोसेस के काम नहीं चल सकता। किसी के जजमेंट पे छोड़ दोगे, वो छुट्टी पे गया तो गया, आपको फैक्ट्री वैक्ट्री सब बंद, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। वहां तो पूरा सिस्टम होना तो ये सिस्टम है। तो किसी को और कुछ बोलना है तो बताइए, मेरे तरफ से तो मैंने सब समझा दिया। मिनिमम मैक्सिमम नहीं दिया तो वही बता दिया, ये जो दिया उसी को मिनिमम मैक्सिमम सब मान के चलने का। चलिए।
करते कुछ और कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 12। मटेरियल एक्स एंड वाई, मिनिमम यूसेज 100 यूनिट ईच पर वीक, मैक्सिमम यूसेज 300 यूनिट ईच पर वीक। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम यानी कि एवरेज हो गया 200। ऑर्डरिंग क्वांटिटी एक्स की 2000, वाई की 1000। डिलीवरी पीरियड लीड टाइम 4 to 6 वीक एक्स के लिए है, 3 to 5 वीक वाई के लिए है। इसका मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन दोनों का एक सरी का है। ठीक है, बाकी की चीज़ें अलग अलग है, और इस पे से उसने मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल ये सब कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन 100 यूनिट पर वीक, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन 300 यूनिट पर वीक। Therefore, average rate of consumption 100 plus 300 divided by 2, तो 200 यूनिट पर वीक बराबर। और ये जो है फॉर बोथ एक्स एंड वाई दोनों के लिए बराबर, फॉर बोथ एक्स एंड वाई दोनों के लिए। बाकी की जो चीज़ें हैं वो दोनों की अलग अलग है, बट ये जो है ये सेम है दोनों के लिए। ये आपका प्रोडक्ट एक्स या मटेरियल एक्स जो भी बोलो, मटेरियल है एक्स वाई, लीड टाइम 4, मिनिमम 5, एवरेज 6, मैक्सिमम बराबर। लीड टाइम जो है 4 to 6 वीक दिया है, तो 4 हफ्ता मिनिमम वीक्स, तो 4 हफ्ते मिनिमम है, 5 एवरेज है, 6 मैक्सिमम है बराबर। वाई के केस में 3 मिनिमम, 4 एवरेज और 5 मैक्सिमम। ये आपका लीड टाइम हो गया। रीऑर्डर क्वांटिटी, अब अपने को नहीं पता कि ये ईओ क्यू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है बराबर है। रीऑर्डर क्वांटिटी एक्स की 2000 यूनिट है और वाई की 1000 यूनिट है। ये जो अपन ने लिखा ये आपके इनपुट्स हो गए आगे के कैलकुलेशन के लिए। रेट ऑफ कंजम्पशन लिख दिया, लीड टाइम लिख दिया, रीऑर्डर क्वांटिटी लिख दिया। अब इसके ऊपर से अपन कैलकुलेट करेंगे। एक तो निकालेंगे रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल में अपन मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन,
ये फॉर्मूला भी लिख दिया फिर से। अब देखिए मैक्सिमम टाइम है 6 हफ्ते, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन है 300, ठीक है ना। इसका मतलब 1800, ये इसका रीऑर्डर लेवल हो गया। इसका मैक्सिमम टाइम है 5 हफ्ते, कंजम्पशन है 300 यूनिट हर हफ्ते में, इसका मतलब हो गया 1500 यूनिट। यह है रीऑर्डर लेवल। अब मिनिमम लेवल, अपन रीऑर्डर लेवल में से एवरेज जो होता है यानी नॉर्मल जो होता है, एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, ये हटाते हैं, मतलब एवरेज कंजम्पशन बोल सकते हो उसको। एवरेज कंजम्पशन जो आपका होता है वो अपन इसमें से हटाते हैं। तो अब 1800 में से मिनिमम 4 हफ्ते तो लगेंगे ही, और मिनिमम 100 यूनिट तो रोज लगेगी, सॉरी एवरेज, फिर गड़बड़ देखिए, मैंने एवरेज लिखा पर यहाँ बोलते समय फिर एवरेज जो है, एवरेज टाइम जो है वो 5 हफ्ते लगेगा, और एवरेज कंजम्पशन 200 यूनिट। इसका मतलब ऑर्डर प्लेस करने के बाद नॉर्मली 1000 यूनिट कंज्यूम हुआ करेंगी। इसको आप बोल सकते हैं एवरेज कंजम्पशन, बराबर है, क्या बोल सकते हैं, एवरेज कंजम्पशन, मतलब एवरेज टाइम, एवरेज रेट, तो हो गया आपका एवरेज कंजम्पशन। तो इसका मतलब आपके पास नॉर्मली 800 यूनिट का स्टॉक बचेगा, और फिर से नया माल आ जाएगा, फिर वैसी चलेगा, फिर 800 पे आओगे फिर से नया माल आ जाएगा। इसका मतलब नॉर्मली स्टॉक 800 के नीचे नहीं जाएगा। अब ये वाले प्रोडक्ट के लिए 1500 माइनस एवरेज टाइम जो है 4 हफ्ते है, और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन 200 है। इसका मतलब ये आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो उसके पास जनरली 800 यूनिट कंज्यूम होंगी, और नया माल आ जाएगा। तो 800 यूनिट कंज्यूम हो गई, 1500 में से 800 चली गई, यानी 700 बचा। ये हो गया आपका मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक। मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन प्लस ROQ। तो 1800 आपके पास था, तभी आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब उसके बाद अगर कम से कम समय भी लगा तो भी 4 हफ्ते तो लगेंगे ही, और कम से कम कंजम्पशन हुआ तो भी 100 यूनिट तो कंज्यूम होगी ही होगी। मतलब अपन बोल रहे हैं 1800 में से कम 400 यूनिट तो आपकी कम हो, और तभी आपका नया माल आ जाएगा। और वो नया ऑर्डर है आपका 2000 का, नया माल है 2000 का, तो 3400 हो गया, बराबर। अब जो भी डाटा दिया उसमें आप बदल के देखो, 4 की जगह 5 हफ्ते करोगे तो 3400 से थोड़ा नीचे आ जाओगे। 100 की जगह 150 यूनिट कंज्यूम हो रही है ऐसा पकड़ोगे तो भी आप 3400 से नीचे आ जाओगे, बराबर। इसका मतलब वो लीड टाइम और रेट ऑफ कंजम्पशन दोनों नीचे के लेवल है, लोएस्ट। उसके ऊपर जाओगे तो स्टॉक इससे कम रहेगा, इसीलिए तो नाम पड़ा है मैक्सिमम स्टॉक, मतलब इसके ऊपर नहीं जाएंगे, मैक्सिमम लेवल। अब यहाँ पे रीऑर्डर लेवल है 1500, इसमें से माइनस किया मिनिमम टाइम 3 हफ्ते, मिनिमम कंजम्पशन 100 यूनिट, और तभी आपका नया लॉट आ जाएगा। नया लॉट है 1000 यूनिट का, नया लॉट है 1000 यूनिट का। तो ये आपका हो जाएगा 1200 और 1000, 2200।
एवरेज लेवल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे मिनिमम है 800, मैक्सिमम है 3400 डिवाइडेड बाय 2, 2100। इसका मिनिमम है 700, मैक्सिमम है 2200 डिवाइडेड बाय 2, 1450। अभी जो मैक्सिमम एवरेज लेवल अपन ने निकाला, इसमें दूसरा फॉर्मूला भी है, वो भी लगाया जा सकता है। और एवरेज लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। तो अपन इसमें ये मानते हैं कि भाई मिनिमम लेवल तो नॉर्मली रहता ही है, और उसके ऊपर माल बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है, ये बोल रहा है। तो मिनिमम लेवल है 800, रीऑर्डर क्वांटिटी है 2000 डिवाइड बाय 2, 1800 यूनिट, 1800। यहाँ पे मिनिमम है 700, और इसमें आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी है 1000 डिवाइड बाय 2, 1200। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट है तो बताइए। एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, in a company weekly minimum and maximum consumption of material A are 25 and 75 units respectively. The reorder quantity as fixed by the company is 300 units. The material is received within 4 to 6 weeks from the issue of supply order. Calculate minimum level, maximum level of material A. अब उसने मिनिमम और मैक्सिमम पूछा है, रीऑर्डर लेवल पूछा नहीं, और मिनिमम और मैक्सिमम के कैलकुलेशन के लिए रीऑर्डर लेवल चाहिए। तो इसीलिए अपन पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करेंगे, फिर मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे जो उसने पूछा है, बराबर। तो लीड टाइम जो है, लीड टाइम 4 to 6 वीक, 4 to 6 वीक ये लीड टाइम है। रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो 25 to 75 यूनिट्स पर वीक है, बराबर। 25 to 75 यूनिट्स पर वीक, इसका मतलब एवरेज लीड टाइम जो है वो है 5 हफ्ते, और वैसी एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो है 50 यूनिट, बराबर है। एवरेज लीड टाइम 5 हफ्ते हो गया,
और एवरेज कंजम्पशन 50 यूनिट हो गया, बराबर। अब अपन निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में अपन मैक्सिमम टाइम यानी कि 6 हफ्ते इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन यानी 75 यूनिट का, बराबर है। तो 6 इंटू 75 450 यूनिट, 450 यूनिट। यूनिट। अब इस पे से अपन बात करेंगे, उसने जो पूछा है मिनिमम लेवल, अपन बोलेंगे रीऑर्डर लेवल 450, इसके बाद एवरेज टाइम लगा यानी 5 हफ्ते, एवरेज कंजम्पशन हुआ यानी 50 यूनिट, तो 250 कंज्यूम हो गया, 450 में से यानी 200 बच गया। ये मिनिमम लेवल एक तरह से नॉर्मल वाली सिचुएशन बताता है कि भाई नॉर्मली एवरेज टाइम लगेगा, नॉर्मली एवरेज रेट से कंजम्पशन होगा, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम ने दो एक्सट्रीम है। तो कभी कभी बहुत कम टाइम, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम, इसका मतलब नॉर्मल कोर्स में एवरेज टाइम लगेगा। मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस, क्योंकि अपन मैक्सिमम निकाल रहे हैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेगा, तो स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा अगर कंजम्पशन कम से कम होगा, बराबर है। इसीलिए उस फॉर्मूले में मिनिमम टाइम 4 हफ्ते, मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन 25, बराबर। और तभी आपका नया लॉट आ जाएगा। नया लॉट जो है आपका वो कितना, 300 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया था, या लिख देता हूँ ऊपर, ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी 300 यूनिट, तो 300 आ जाएगा। 100 कंज्यूम हुआ था, 350 प्लस 300 650। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड बाय ABC लिमिटेड। रीऑर्डर क्वांटिटी, minimum stock level to allow for emergencies, average delivery time from suppliers, maximum stock level allowed by management, average rate of consumption per week, minimum consumption in 4 weeks। अब इसने आपसे पूछा है कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। लेकिन जो डाटा दिया वो थोड़ा गड़बड़। अभी भाई ये हमको कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम टाइम चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन चाहिए। उसने जरा ध्यान से देखो, एक दो जो वर्ड यूज़ किया वो बेफिजूल कन्फ्यूज़न ही क्रिएट करेंगे। जैसे अब मिनिमम स्टॉक लेवल, उसके आगे लिख दिया इमरजेंसी परचेज, तो नॉर्मल वाला कहाँ से निकालूंगा मैं अगर ये इमरजेंसी वाला है तो। इसका मतलब ये वो नॉर्मल वाले की बात कर रहा है कि उसने उसी को इमरजेंसी सिचुएशन बोल दिया है, यानी वो डेंजर लेवल वाली जो अपन बात कर रहे थे वो मेरे हिसाब से यहाँ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना पूछा है और ना फिर मिनिमम के लिए कोई और डाटा है, तो इसको ही हमको मिनिमम वाला पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए वर्ड क्या यूज़ करा, मिनिमम स्टॉक लेवल, और यहाँ आंसर क्या दे रहा, 5 वीक। लेवल कहाँ दे रहा वो, स्टॉक लेवल तो नंबर ऑफ यूनिट्स में रहेगा, वो तो हमको दे रहा 5 वीक। तो इसका मतलब वो मिनिमम टाइम हम पकड़े क्या, फिर वैसी एवरेज डिलीवरी टाइम, ये तो ठीक है एवरेज डिलीवरी टाइम दे दिया, एवरेज टाइम दे दिया, ठीक है। फिर हमको दे रहा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अगेन स्टॉक लेवल बोल रहा, बट जवाब क्या दे रहा है, 20 वीक्स, 20 वीक्स यानी टाइम दे रहा। अब उसको अगर मैं मैक्सिमम टाइम पकड़ूंगा तो भी नहीं बैठेगा,
क्योंकि मिनिमम टाइम अगर 5 हफ्ते है, मैक्सिमम टाइम 20 हफ्ते है, तो एवरेज 4 कहाँ से हो गया भैया? है, एवरेज टाइम 4 कहाँ से हो गया? है ना? एवरेज इज ऑलवेज बिटवीन द टू एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम के बीच में कहीं तो भी आता है। तो अब अगर मिनिमम 5 हफ्ते है तो एवरेज तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहना चाहिए। ये ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है उसके डाटा में। और ये देख लो आपका बिल्कुल जनवरी 2021 अभी जो एग्ज़ाम हुई उसका पेपर है। इस पे से सीखो आप, ये कोई मैंने नहीं कुछ किया, मेरी कोई इसमें गलती नहीं है, समझ रहे? एग्ज़ाम में आपको ऐसी म्यूज़िक फेस करना पड़ता है। और यही इसमें बच्चे की गलती नहीं, क्योंकि बेफिजूल आड़े टेढ़े वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना। तुम क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करो, उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी लिखने का क्या? लेकिन होता है क्वेश्चन में कभी कभी। तो भाई मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई गलत बात नहीं, मैं भी कंफ्यूज होऊंगा, क्योंकि वो लिखा ही उसने ठीक नहीं है। अब आप खुद ही देख लो, एवरेज टाइम यहाँ मिनिमम वर्ड यूज़ कर रहा 5 हफ्ते, मैक्सिमम कर रहा 20 हफ्ते। तो अगर मैं उसको लीड टाइम पकड़ूंगा तो फिर वो एवरेज तो उसके बीच में आना चाहिए कहीं। ठीक है, आप एवरेज बिल्कुल एग्जैक्ट 5 + 20 25 का डिवाइड बाय 2 12.5 मत बोलो। आप भले 5 से थोड़ा ऊपर तो रहेगा ना, इसका मतलब आप बोलोगे मोस्ट ऑफ द टाइम हम नीचे रहते हैं, मैक्सिमम बहुत कम रहता है, इसलिए आपका एवरेज थोड़ा लोअर है, चलेगा, बट मिनिमम से नीचे थोड़े जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं अपन कहाँ से अपने को रास्ता निकल सकता है। उसने जो पूछा है उसको अपन देखेंगे कि कहाँ से, पहले उसकी बात, फिर भले अपन उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव और होता क्या वो देखेंगे, पर पहले अपना रास्ता देखते हैं अपन। अब रेट ऑफ कंजम्पशन में एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन पर वीक दिया, ये एवरेज कंजम्पशन हो गया। अब मिनिमम कंजम्पशन इन 4 वीक्स ये दिया है, तो इस पे से आप पर वीक का मिनिमम कंजम्पशन निकाल सकते हो। तो देखिए, मिनिमम प्लस मैक्सिमम से एवरेज आता है, तो अगर मेरे को मिनिमम और एवरेज पता हो गया तो मैक्सिमम निकल सकता है, तो वो तो अपना यहाँ से निकल सकता है। तो पहले अपन उसी को निकालते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे। क्वेश्चन नंबर 14, एवरेज rate of consumption is 625 unit per week. Minimum rate of consumption is equal to 1250 यूनिट 4 वीक में हुई थी, 4 वीक में, बराबर। तो 1250 डिवाइडेड बाय 4, 312.5, राउंड ऑफ किया तो कोई हरकत नहीं है, रहने देता हूँ मैं, 312.5 यूनिट पर वीक। ठीक है, 4 हफ्ते का दिया था, 1 हफ्ते का आ गया। अब इस पे से अपन मैक्सिमम निकाल सकते हैं कि भी एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूले की मदद से तो अपन बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन 625 इज इक्वल टू मिनिमम है 312.5 प्लस मैक्सिमम जो हमको मालूम नहीं है निकालना है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये 2 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 625 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर।
अब वो 312 को अगर मैं इधर लाऊंगा, ये 2 इधर ट्रांसफर हुआ तो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये मेरा एक फिगर। अब मैं यानी बार बार स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन कोई मैथ्स का पेपर तो सॉल्व नहीं कर रहे कि पूरी स्टेप लिख के दिखाना है। तो अपन 312.50 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस, तो माइनस 312.50 इज इक्वल टू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, 912.37.5, 937.5, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। अब अपने पास टाइम, तो भाई एवरेज डिलीवरी टाइम उसने 4 वीक दिया है, और जैसे मैंने बोला वो बाकी की चीज़ों से मैच नहीं हो रहा, क्योंकि बाकी में उसने क्या लिखा है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। वो भले ही वो वीक्स में दे रहा है, बट वो बात क्या बोल रहा है, स्टॉक लेवल। और उसको अगर मैं ले भी लेता, लेकिन वो भी तो मैच नहीं हो रहा ना बराबर, 5 कहाँ 20 कहाँ और एवरेज का 4 कहाँ। तो अगर वो थोड़ा रिजनेबल दिखता तो मैं उसी को मान लेता कि भी उसने वर्ड लेवल यूज़ किया, लेकिन क्योंकि वीक्स में है और बराबर दिख रहा है तो अपन ले लेते थे। तो इसलिए मैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमको एक ही रेट ऑफ कंजम्पशन दिया रहा तो हम उसी को मिनिमम मैक्सिमम मान के चलेंगे, बराबर, वही एवरेज वही मिनिमम वही मैक्सिमम। सिमिलरली अगर हमको एक ही टाइम दिया रहा तो हम उसी को मिनिमम मैक्सिमम एवरेज मानेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे वो जो एवरेज डिलीवरी टाइम बोल रहा है उसी को बेस बना के पहले चलते हैं। एवरेज लीड टाइम 4 वीक्स, मिनिमम लीड टाइम, maximum lead time not given, therefore 4 weeks itself, therefore 4 week itself will be taken as minimum, maximum and average। तो भाई क्योंकि उसने हमको दिया नहीं है, इसलिए हम 4 हफ्ते को ही मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज तीनों मान ले रहे हैं। इसी को अपन बोलते हैं एजम्पशन, इसी को बोलते हैं हमने मान लिया भाई, क्योंकि आपने हमको ठीक से इन्फॉर्मेशन दिया नहीं इसलिए हमने ऐसा मान लिया। तो ऐसे एजम्पशन या नोट अपन ने लिख देने का एग्जाम, बराबर लिख देना चाहिए, ताकि वैल्यूअर समझ जाता कि ओके ये इसने इस वजह से किया है। अब अपन इस बात से पहले कैलकुलेशन करते हैं। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, अपन बोलते हैं मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। तो मैक्सिमम लीड टाइम 4 हफ्ते, रेट ऑफ कंजम्पशन 937.50, बराबर कितना हुआ 3750 यूनिट, ये रीऑर्डर लेवल हो गया। अब अगर मैं इसकी जगह 20 हफ्ते ले लेता तो 937.50 इंटू 20 18,750 यूनिट होती, बराबर। रीऑर्डर लेवल क्या होता, 18,750 यूनिट। एक चीज़ मैं अभी बोलना नहीं चाहता था, बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा और प्रॉब्लम कर लो, थोड़ा दिमाग में लेवल जरा बढ़ जाए, पर वो कहीं लिखी हुई मेरे नज़र में तो नहीं आई। अगर आपके पढ़ने में आए तो ज़रूर बताइए मुझे, जैसे स्टडी मॉड्यूल या किसी और की किताब में अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले
कि रीऑर्डर क्वांटिटी शुड नॉट बी लेस देन रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल से कम नहीं रहना चाहिए। बराबर रहे तो भी चलेगा, उससे ज़्यादा रहे तो भी चलेगा, उससे कम नहीं रहना चाहिए। उससे कम रहेगा तो वो मैं आप जिस पर्पस के लिए सब मैनेजमेंट के तौर पे यूज़ करना चाहते हो, क्या गड़बड़ी होंगी मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको लगे तो आप खुद सोच के देखने का, क्योंकि कई प्रॉब्लम में आप देखोगे कि आपका जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो रीऑर्डर लेवल से भी नीचे है। अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें देखोगे तो एक की रीऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल से ज़्यादा है, लेकिन दूसरे की रीऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल से कम है। तो मेरे हिसाब से रीऑर्डर क्वांटिटी शुड नॉट बी लेस देन रीऑर्डर। अभी लिखो मत, मैं लिखा दूंगा बाद में, अपन जब डिस्कस करेंगे मैं लिखा दूंगा आपको और समझाऊंगा भी आपको, जबकि मैंने खुद ने कहीं देखा नहीं है, पर मैं उस पर सोच रहा था तो मेरे हिसाब से तो वो होना चाहिए वैसा। आप पढ़ो और आपको अगर ऐसा इसके ऊपर कुछ कमेंट मिले तो जरूर मेरे को बताओ। बराबर है। आजकल तो बढ़िया सा तरीका है, आप उसकी फ़ोटो खींच लो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर स्टडी मॉड्यूल में ये है, पेज नंबर भी दिख जाए ताकि मुझे लगा कुछ और देखना है तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ। किसी और की ऑथर की बुक में मिले तो भी आप बता सकते हो। पर मेरे हिसाब से, क्योंकि कहीं मेरे नज़र में नहीं आया, ना कभी किसी सजेस्टेड में लिखा है ना कुछ है, लेकिन इन्वेंट्री का जो पर्पस है, जिस ढंग से हम उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए रीऑर्डर क्वांटिटी शुड बी आइदर इक्वल और मोर देन दी रीऑर्डर लेवल, उसके ऊपर रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर मैं रीऑर्डर लेवल 18,750 कैलकुलेट करूँ और ये रीऑर्डर क्वांटिटी तो 6,750 है, यार वो ऑपरेट ही नहीं होगा बराबर। समझ रहे? जो अभी मैंने आपको समझाया कैसे ऑपरेट करता है, समझ रहे कि रीऑर्डर लेवल पे थे और आपने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया और माल कंज्यूम होते होते ऐसा आया और फिर से आपका माल आ गया, ऐसे पहुंच गए बोला मैंने। बराबर, ध्यान से देखे थे आपने, इस हाथ से ऊपर चला गया, फिर थोड़ा 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 कंज्यूम करेंगे, फिर मैंने बोला जैसे ही रीऑर्डर लेवल में आओगे आप ऑर्डर प्लेस करोगे। अब आपका रीऑर्डर क्वांटिटी अगर कम है तो कई बार ऐसी नौबत आएगी कि आपका यहाँ ऑर्डर प्लेस किया, कंज्यूम करते करते यहाँ आए, ऑर्डर प्लेस किया था जो वो आया पर इतना ही गया। अब क्या करोगे भैया? रीऑर्डर लेवल के तो नीचे ही हो आप, इसका मतलब तो हो गया कि बीच ही में आपको और रीऑर्डर कर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये सिस्टम ही आपका गड़बड़ हो जाएगा पूरा। रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जब माल आता है वो हर केस में आपके ये रीऑर्डर लेवल के बराबर तो भी हो जाए, कम से कम बराबर हो गया तो मैं बोलूंगा देखो भाई माल तो आ गया, फिर से मैं रीऑर्डर लेवल पे ही हूँ, फिर से नया ऑर्डर प्लेस कर दो, या उससे ऊपर रहना चाहिए। लेकिन कहीं लिखा नहीं मिला और क्वेश्चन में बिंदास जो मन रही है वो देते रहते हैं। क्योंकि अब मैं ये बोल सकता हूँ कि वो जस्ट आपको समझाना चाहते हैं कि भाई ये है करके, और ऑथर लोगों की किताब में मिलता नहीं जनरली। अब मैं जब किताब लिखना शुरू किया तो हम लोगों की किताब में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, हम लोग जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की किताब लिख रहे थे टैक्समैन के लिए, तो भाई जिस चीज़ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई अपने को लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ थोड़ी सी एम्बिग्यूटी दिख रही है, देयर कैन बी डिफरेंट व्यू डिफरेंट ओपिनियन, तो किसी भी ऑथर की बुक में देखा कभी उस पर कोई कमेंट नहीं मिलता, क्यों? बिल्कुल जो वर्डिंग लिखी थी वही उतार के छाप के दे देते। मेरा मानना यह है कि कोई ऑथर अगर बुक लिखना चाहता है टैक्स पे, लॉ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, तो भाई लॉ में जो दिया है उसको कुछ सिंप्लीफाई करो, उसको कुछ इलस्ट्रेट करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो दिया है उसको सिंप्लीफाई करो, उसको इलस्ट्रेट करो। अगर आपको वही लैंग्वेज यहाँ छापना था तो किताब लिखने का मतलब क्या है? लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ लें क्या? किताब क्यों लोग रेफर करते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा टेक्निकल है, समझ में नहीं आएगा जल्दी, तो किताब वाला इसको सिंप्लीफाई करके देगा, इसको इलस्ट्रेट करके देगा। तो इसका मतलब ऑथर की जिम्मेदारी है कि जहां पे वहां कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, एम्बिग्यूटी दिख रही है, तो यू गिव योर ओपिनियन। आप लिख दो ना, गिव इन माय ओपिनियन, इसका ये भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है। मिलता नहीं मेरे को, मोस्टली मैंने देखा, मैं जब किसी चीज को ढूंढता हूँ कि मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, भाई पता नहीं मैं अपना ओपिनियन किसी पे क्यों थोपूं, खास करके स्टूडेंट पे, तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ मेरे को थोड़ा भी डाउट लगा
तो लेट मी कंफर्म कि किसी और ऑथर का भी ओपिनियन मेरे से मैच हो रहा क्या, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जैसा मैं सोच रहा भी, देखो ये ऑथर ने भी वैसे सोचा, आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट। बट ऐसी जब जब मैं देखता था कभी भी, तो मेरे को तो कभी जवाब नहीं मिलता। तो ये वाला जो पॉइंट मैं ऐसी सोच रहा था, बना रहा था देख के कि आप लोगों को समझाने के लिए, मैंने सोचा कि यार ये कैसे, तो मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं फिर जब उसकी वर्किंग वगैरह करके देखा, बोला यार ये तो गड़बड़ होता है, तो काम ही नहीं करेगा। तो रीऑर्डर लेवल से रीऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा हो या कम से कम बराबर हो। अगर रीऑर्डर लेवल से आपकी जो क्वांटिटी कम है, तो भी अगर वो एवरेज कंजम्पशन के बराबर है, यानी कम तो है बट एवरेज, यानी एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन उसके बराबर है, तो आपका काम चलता रहेगा जब तक आप एवरेज पे यानी नॉर्मल में चल रहे हो। जहां नॉर्मल से नीचे गए कि फिर वो गड़बड़ करेगा, बट जब तक नॉर्मल में चल रहे होंगे तब तक वो चलता रहेगा, बराबर। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो भी जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो आपके रीऑर्डर लेवल के ऊपर होना चाहिए, या बोलो कि रीऑर्डर लेवल जो है वो रीऑर्डर क्वांटिटी के नीचे होना चाहिए। तब वो मैकेनिज्म काम करेगा कि जैसे मैं रीऑर्डर लेवल पे पहुंचा, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, फिर मेरा कंजम्पशन चलता रहता है, फिर नया माल आया, अब नया माल आने के बाद इतना ही हुआ, तो आप तो ऑलरेडी रीऑर्डर लेवल के नीचे हो ना, तो इतने दिन कहाँ रास्ता देख रहे थे आप, इसका मतलब आपको बीच में और एक ऑर्डर प्लेस कर देना था ताकि माल आते जाए। अब रीऑर्डर लेवल तो आएगा ही नहीं आपका, तो फिर मतलब क्या निकला रीऑर्डर लेवल निकालने का, है ना, फिर मतलब ही क्या निकला। ये उसका एक इशू है जो कभी मेरे को तो लिखा हुआ नहीं मिला, आप पढ़िए, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों को जहाँ पे कोई टिपिकल चीज़ है, नॉर्मल इसकी चिंता मत करो, बट टिपिकल चीज़ है देखने का खोज करके कि भी ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल के ऊपर कहीं पे कुछ कमेंट दिख रहा क्या, बराबर है, ऐसा देखने का। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको वो पॉइंट बाद में बताऊंगा जब अपन और प्रॉब्लम ले लेंगे तब, इसीलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में था ना वो कुछ तो भी उसने दिया था ना, मैंने बोला था इसको अभी छोड़ दो, जब अपन लेवल पढ़ेंगे तब मैं बाद में बात करूंगा। तो मैं आपको वो पॉइंट भी जब उसी समय, वो उसी से कनेक्टेड है, क्या उसका कॉम्प्लिकेशन है। तो चलिए इसको अपन यही रहने देते हैं, यही ठीक है मेरे ख्याल से, 20 हफ्ते का निकालने में कोई मतलब नहीं है। अब मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल पूछा है, चलो मैक्सिमम पहले पूछा तो मैक्सिमम लिख देता हूँ, मैक्सिमम लेवल बराबर। अब मैक्सिमम लेवल के लिए अगर अपन चाहे तो एक रास्ता है कि भी उसने जो लिखा था कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल बराबर 20 हफ्ते, अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल 20 हफ्ते, तो उसमें कंजम्पशन कौन सा लेना, फिर सवाल उठेगा, क्योंकि अगर मैं उसको लीड टाइम पकड़ूं तो फिर तो वो मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन लेना चाहिए। तो इसलिए पहले अपन अपने फॉर्मूले से ही देखते हैं, अपना फॉर्मूले में अपन लेते हैं रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस सॉरी माइनस रीऑर्डर लेवल माइनस अपन मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम के लिए अपन यहाँ क्या लेते हैं, मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ, है ना। तो रीऑर्डर लेवल अपन ने निकाला 3750 माइनस मिनिमम टाइम अपन 4 हफ्ते को ही पकड़ेंगे क्योंकि उसने दिया नहीं है, और मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन 312.5, तो उसने मिनिमम कंजम्पशन दिया ही था 4 हफ्ते का मिनिमम कंजम्पशन, तो 3750 में से माइनस होगा, प्लस आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी है 6750, निकाल लो, 9250 ये मैक्सिमम स्टॉक है। अब मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, अब जैसे उसने जो लिखा है मिनिमम स्टॉक लेवल टू अलाउ फॉर इमरजेंसीज, है ना, 5 हफ्ते ऊपर, उसको यूज करना कि अपने आप फॉर्मूले के हिसाब से अपन, तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन
बराबर। रीऑर्डर लेवल है 3750 माइनस एवरेज लीड टाइम 4 हफ्ते, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन 625, कितना आ गया 1250 बराबर। अब अगर ये ज़्यादा रिजनेबल दिख रहा है, इसमें प्रॉपर दिख रहा है, कोई मैक्सिमम लेवल के लिए बोल सकता है कि भी उसने जो मैक्सिमम टाइम दिया कि 20 हफ्ते का स्टॉक मैक्सिमम, तो ये 20 हफ्ते ले लिया आपने। फिर सवाल उठेगा कि इसको मल्टीप्लाई किससे करना, तो भाई मैक्सिमम स्टॉक इनटू हम एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ले लो, ऐसे जगह एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। तो 20 हफ्ते का स्टॉक रखना है और जनरली आप 625 यूनिट कंज्यूम करते हो, क्योंकि मैक्सिमम कंजम्पशन तो कैसा है, कभी कभी होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन कभी कभी होगा। नॉर्मल कंजम्पशन कितना है, तो 625, और आप चाहते हो कि आपके पास स्टॉक कितना रहना चाहिए, तो 20 हफ्ते का मैक्सिमम स्टॉक कितना 20 हफ्ते का, तो इंटू 625 12,500। और वैसे ही अब मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल के लिए उसने बोला था कि भी 5 हफ्ते का, वो इमरजेंसी परचेस के लिए 5 हफ्ते बराबर। अब यहाँ पर भी वही सवाल उठेगा कि मिनिमम की बात कर रहा है, तो भाई 5 हफ्ते का, तो इसमें भी एवरेज रेट लेकर के आप बोल सकते हो, क्योंकि नॉर्मली वो होता है, तो भाई इतना स्टॉक कम से कम रहना चाहिए। तो उस केस में तो ये आपका 5 × 625 3125 आ जाएगा, यानी रीऑर्डर लेवल से बिल्कुल थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। और मिनिमम इनटू ये 312.50, 5 × 3 12.50 1562.50। तो ये मैंने पहले ही बताया कि उसकी वर्डिंग और ये एम्बिगुअस है, इसलिए कन्फ्यूज़न होगा। ऊपर वाला आप बिल्कुल रिजनेबल मान के उसको ले सकते हो, ये ऊपर वाला जो कैलकुलेशन है वो अप्रोप्रिएट है। गलती उसकी क्वेश्चन वाले की है कि उसने ठीक से डाटा दिया नहीं है, ठीक है। किसी को कोई पॉइंट है तो बोल सकते हो, वरना घर में पढ़ लो, नेक्स्ट पीरियड में बताइए लेवल के क्वेश्चन अभी और करने के अपने। और जो मैंने पॉइंट बोला उस पर भी ज़रा सोच के देखने का, ठीक है।